हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओके। तो आई होप आपके भी छुट्टियां एक एक या 2 वीक की जो छुट्टी थी आपने अच्छे से एंजॉय करी होगी। कल से आपकी यस सर। रेगुलर क्लासेस चालू होने वाली है, राइट? तो वो चालू होने से हाँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे करना था, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा था, एक फोबिया टाइप भी हो गया था, डर भी लग रहा था कि सर अब कैसे आगे की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, बहुत सारा अंदर डीमोटिवेशन भी, ये सबके साथ होता है। मतलब हम भी जब हमारी प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है अंदर डर बैठ जाता है, खासकर जब बोर्ड्स भी साथ साथ चल रही हो। अब जैसे बोर्ड्स भी यस हमारा सर। साथ साथ चल रहा है, बोर्ड्स भी यस आने सर। वाला है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट भी आने वाला है। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करे, स्कूल वालों की सुने, किसकी सुने, सर की सुने, और कुछ समझ में नहीं आता है। और अल्टीमेटली फिर लगता है कि एक काम करते हैं, बोर्ड्स कर लेते हैं, जेई देखा जाएगा अगले साल। ऐसा बहुत से बच्चे एंड मोमेंट पे आके डिसीजन ले लेते हैं, मतलब गिव अप दे देते हैं। और ये बट नेचुरल, ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ ही हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे में हमको कैसे सोचना है, कैसे मैनेज करना है, और क्या सही तरीका है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्या प्लानिंग आगे आने वाले 3 महीनों में अवंती पे फॉलो होगी, आपकी क्लासेस किस तरह से जाएगी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैसे मैनेज करनी चीजें, डे टू डे लाइफ पे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना, और भी जो छोटे मोटे डिस्कशन है वो। और इसके अलावा मैंने इस सेशन में एक लास्ट में एक करियर गाइडेंस की भी स्लाइड्स डाली है। जनरली ये करियर गाइडेंस वाला जो सेशन है मैं बाद में लेता हूँ, मतलब जेई अटेम्प्ट के फर्स्ट अटेम्प्ट होने के बाद। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स डाल दी है, इन केस अगर अपना पास टाइम बचेगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि ऐसा नहीं ओके कि सर। सिर्फ जेई का ही एग्जाम है, जेई के अलावा भी और आप क्या क्या दे सकते हो, उनके लिए क्या प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहती है। जेई के अलावा उन किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं, उस फील्ड में जाने के लिए क्या एग्जाम्स होती है, उसका क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक बीच में हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेशन भी रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि सर कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या नहीं करना है, और भी चीजें आपके मन में होगी। तो वो बीच में हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप अपनी अपनी क्वेरीज आपस में डिस्कस अपन कर लेंगे। क्लियर है सबको? यस बोलो। सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर क्वेश्चन आता है, व्हाट टू डू। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई जेई करें, बोर्ड्स करें, दोनों को करें तो कैसे करें, और किस तरह से इसको मैनेज करना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही लिया है कि जेई और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको कैसे मैनेज करना है, एक तो स्मार्टली थोड़ा इस चीज को हैंडल करना होगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ठीक है, और वही चीजें करनी जो काम की है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपको मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा। अब देखो, स्मार्टली कैसे हैंडल करना, इसका मतलब ये है कि देखो आप ऑलमोस्ट 3 महीने बच्चे बच्चों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में भी आप 10-15 जनवरी तक मान लो। ठीक है, मतलब 3.5 महीने के अजम्पशन ले सकते हो। उसमें आपकी स्कूल की क्लासेस भी होगी, बोर्ड्स स्कूल की क्लासेस होगी, बीच में वापस से प्री बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम्स आएंगे, हाफ ईयरली वगैरह जो भी एग्जाम्स आएंगे, राइट? स्कूल का भी कुछ सिलेबस अभी बचा होगा, स्कूल वाले प्रोजेक्ट भी देंगे, प्रैक्टिकल्स भी देंगे, प्रैक्टिकल की रिटर्न फाइल्स भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी जो हमें पता है, मतलब हमने भी दिया था और आपको भी देना है। और लास्ट ईयर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों ने भी ये सारा काम किया था, लेकिन सब में कोई ना कोई अंतर था। उन लोगों ने इस चीज को कैसे हैंडल किया, वो हमें आपस में डिस्कस करना। और हाँ, आप भी अपनी अपनी टिप्स दे सकते हो, जैसे जो लोग ऑलरेडी इस चीज को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, या फिर कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो, ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। अब पहली चीज देखो, बोर्ड्स और जेई ये दोनों अलग अलग नहीं है। हम क्या मान के बैठ जाते हैं कि भाई बोर्ड्स की मेरे को तैयारी अलग करनी है, जेई की तैयारी मुझे अलग अलग करनी है। नो डाउट जेई का सिलेबस में थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन वो बोर्ड्स का ही पार्ट है। अगर आप देखोगे, जो जेई ने अपना पूरा सिलेबस एनसीईआरटी बेस कर दिया है, राइट, जो एनसीईआरटी में चीजें हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से करते हो तो अल्टीमेटली वो जेई में ही हेल्प करना है। अब कैसे स्मार्टली वर्क करना है, पहली चीज, जब जब आपको लगे कि स्कूल जाना ही है, ठीक है, स्कूल अगर आपको जाना है, स्कूल में जब आप जा रहे हो तो स्कूल के दौरान ही आपको अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी। लेक्चर के बीच में अगर आपका लेक्चर चल रहा है, उस समय वहीं पे सोचो अच्छे से कि ये जो बोर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये मुझे हाथों हाथ वहीं के वहीं लर्न कर लेना है, कोशिश ये करनी है। ठीक है, किसी दिन स्कूल में अगर फ्री पीरियड हो और मान लो कोई चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा रिवीजन उसके उसी दिन कर डालो, घर पे आके बचा हुआ पोर्शन करो।
ताकि वो चैप्टर उसी दिन या अगले 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। आपको इस तरह से एक तो स्कूल का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। मतलब स्कूल में जो जो भी चीजें हो रही है आपकी, उस टाइमिंग जहां पे भी स्कूल में जो चीजें भी हो रही है, फ्री पीरियड हो गया या फिर स्कूल लेक्चर के बीच में जो क्लास में चीजें कवर हो रही है, उस टाइम को बहुत इफेक्टिवली आप यूज करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन आप अपने बोर्ड्स के लिए उसको यूज करो। सेकेंड, इसके अलावा स्मार्टली मतलब कैसे कि आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, मैं जेई की जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने कर ली है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट मैं कर लेता हूँ। पूरा डिटेल में हर चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी आज मैं प्लानर में भी आपको दिखाऊंगा, जैसे आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट ओवर होगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के लास्ट वीक के पहले पहले खत्म हो जाता है, और जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में और जब तक आपका बोर्ड स्टार्ट होता है, कम से कम 15 से 20 दिन का गैप रहता ही है मिनिमम। 20 दिन का भी अगर गैप हुआ, उन 20 दिन में अगर पूरे सुबह से शाम अगर आप बोर्ड्स की भी ढंग से तैयारी करोगे तो बहुत सारा कवर हो जाएगा। उसमें हमारे यहाँ पे लेक्चर भी लगेंगे, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी से ओवर बर्डन मत बनो। आपको अभी से ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत सारा बोर्ड्स का हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो आपको बाद में भी टाइम मिलेगा, तो इसलिए अभी जो चीजें आपको करनी है वो चीजों पर ध्यान दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बहुत सारा बर्डन ले लेते हैं और सोचते हैं कि भी जेई का कैसे करेंगे, बोर्ड्स का करेंगे, लेकिन दोनों को साथ साथ ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अभी देखोगे पिछले कुछ सालों से जो फिजिक्स का पोर्शन है जेई मेंस में जो आ रहा है, वो एनसीईआरटी से बहुत सारा मिलता जुलता आ रहा है। तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी करते करते एनसीईआरटी को भी अच्छे से आपने ग्रिप कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो अल्टीमेटली जेई में भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। पूरा ऐसा मत करो कि पूरा के पूरा बोर्ड्स पे आ गए, ठीक है। पूरा के पूरा बोर्ड्स पे आ गए, जेई पूरा के पूरा छोड़ दिया, बोर्ड्स को साथ साथ करते करते जेई की प्रिपरेशन करो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो आपका कोई अपनी कोचिंग में मान लो मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ा दिया, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दिया। जैसे कोचिंग में वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जैसे स्कूल में वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाथों हाथ उसी दिन एक बार उसके बोर्ड्स के पीवाई को एक बार नजर से घुमा लो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा है, रिटर्न की प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस भी कर लो। लेकिन अगर उसी का उसी दिन निपटा लोगे तो आपके पास ओवर बर्डन चीजें नहीं होगी। अब जैसे आगे मान लो अपन 12th में अगला डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, फिर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही मैंने पढ़ाया, अब हाथों हाथ बोर्ड्स के क्वेश्चन देख, अल्टीमेटली वो भी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जेई में बेसिक प्रैक्टिस भी दे देगा और आपका बोर्ड्स का भी काम निपट जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप पिछले 3 साल के वो देखोगे क्वेश्चन, एक तो सिलेबस से मैच करना कि सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन थे, एंड सेकेंडली सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इजी है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, उनको फटाफट आगे देख लो, और जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ जिसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, जिसको लिखने का तरीका आपको सीखना है, उसको एक बार आप लिख के देख लो। ऐसा नहीं कि सारे करने बैठ गए। तो इस तरह से मैनेज करनी है। जैसे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाथों हाथ एक बार एक नजर बोर्ड से क्वेश्चन पे घुमा ली, वो चैप्टर वहीं कंप्लीट हो गया। तो आपको जो प्रिपरेशन आप जेई की हम कर रहे हैं वो बोर्ड्स की ही है, मतलब उसके अंदर बोर्ड्स का सिलेबस भी इंक्लूड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जेई के लिए बिल्कुल अलग सिलेबस पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स का बिल्कुल सिलेबस अलग। जेई में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते जरूर है, लेकिन उसके अंदर बोर्ड्स का भी सिलेबस कवर हो जाता है। बस आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके जस्ट बाद आप वापिस से उसके बोर्ड के एक बार पीवाईक्यू से नजर घुमा लो। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। थोड़ा सा अल्टीमेटली स्मार्टली वर्क करो, गिव अप मत करो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी, और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और बोर्ड स्टार्ट होगी, उसके बीच में भी अच्छा खासा गैप मिलेगा। बीच में आप जब प्री बोर्ड्स अपनी दोगे स्कूल वाली, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। तो पूरा टाइम बोर्ड्स में मत डालो, खासकर घर पे आने के बाद आपका मेजर टाइम जेई की प्रिपरेशन में ही जाना चाहिए। एक तो उसमें क्लासेस आ जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद फिर लेक्चर का रिवीजन करना, उस लेक्चर में जो होमवर्क मिला वो आपका मेजर टाइम इस पे जाना चाहिए। बोर्ड्स के लिए आप चाहो तो स्कूल के बीच का टाइम यूटिलाइज करो। किसी दिन जब छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दिन 1-1 2-2 घंटे निकाल लो, बहुत है, मोर देन इनफ है ये, ठीक है। डेली बेसिस पे बोर्ड्स की तैयारी करना ये एक सजेशन नहीं होगा मेरी तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप डेली डेली बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो वो इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं उसकी, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा मैनेज करना। अब प्रॉब्लम क्या आएगी थोड़ी बहुत, जो ज्यादातर बच्चों के साथ आती है, इस पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा, स्कूल वाले प्रेशर करेंगे, भाई अटेंडेंस लाओ, स्कूल में नंबर लाओ, मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर बहुत आएगा वहां से। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना। अब जैसे इसी चीज से रिलेटेड लास्ट ईयर एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पूछा था मैंने क्या कर रहे हो तुम, तो उसने एक चीज बताई थी, उसके स्कूल का उसने बताया था कि सर प्रेशर तो करेंगे स्कूल वाले, ठीक है,
पेरेंट्स को तो चलो ठीक है हम समझा देंगे, लेकिन स्कूल वालों को थोड़ा सा वो रहता है कि वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर करते रहते हैं, टीचर्स भी प्रेशर करती है डेली तुम स्कूल आओ, डेली मेरी क्लासेस अटेंड करो, मेरा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आना चाहिए। तो उसको भी आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है। टेस्ट में ठीक ठाक नंबर, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लाना है, ठीक ठाक नंबर भी अगर आ रहे हैं अभी ठीक है, थोड़े बहुत नंबर कम भी आ रहे हैं तो इट्स ओके। मतलब अगर आप 65-70 क्रॉस कर रहे हो तो इनफ है, मतलब ठीक है। हाँ, आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आ रहे तो अलग बात है, 40-30 की लाइन में आ रहे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, अभी इसको चला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 90-95 प्लस क्रॉस करना है अभी के स्कूल के एग्जाम। सेकेंडली, जहां तक भाई अटेंडेंस की, तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से अक्टूबर तक, अक्टूबर के पहले पहले अभी आज तक तो आपने स्कूल रेगुलर बेसिस पे अटेंड किया है, मतलब ऑलरेडी आपकी अटेंडेंस तो अच्छी खासी होगी। अब गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 महीनों में ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर दिन स्कूल जाओ, ठीक है। किसी दिन आप थोड़ा सा, जैसे वीक में अगर एक दिन भी अगर छुट्टी मार लो खुद से, ताकि उस दिन आपका जो भी वीक का चीज कंप्लीट हुआ उसको आप रिवाइज करके उसको कवर अप कर लो। जैसे मान लो आपने सोचा कि गुरुवार को या फ्राइडे को या सैटरडे को जो भी एक दिन डिसाइड कर लो, उसमें एक दिन आप छुट्टी ले लो, ताकि उसमें आपका जो भी वीक का कवर हुआ है कोचिंग का, उसको आप एक दिन आपको मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। संडे, क्योंकि संडे का आपका दिन पूरा टेस्ट में जाता है, फिर टेस्ट का एनालिसिस करना रहता है आपको, तो वो पूरा दिन तो आपका चला गया। अगर स्कूल में बीच में एक छुट्टी मिल जाएगी तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अभी छुट्टियां भी बहुत सारी आएगी, राइट। जैसे दिवाली की छुट्टी आएगी, फिर थोड़ा दशहरा की भी छुट्टी आएगी, फिर हो सकता है आपके स्कूल्स के एग्जाम्स के बीच की भी छुट्टी आएगी, तो वो तो यूटिलाइज करना ही अच्छे से, वो तो ठीक है, बट ऑब्वियस छुट्टी है। लेकिन बीच बीच में भी आप वीकली अगर मार पाओ छुट्टी तो ट्राई करना। उसमें अगर थोड़ा प्रेशर आए तो हैंडल करना, कुछ भी बहाना लेके, मतलब ये एक लास्ट ईयर के बच्चे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा करो, लेकिन उसने इस तरह से चीजें हैंडल करी थी। वो एक दिन भी अगर छुट्टी मारा था तो पूरा वीक का जो भी उसका बचा था या फिर जो भी छूट जाता था वो उस दिन वो कवर कर लेता था, ठीक है। जहां तक बात रही होमवर्क की, तो जैसे जैसे करके मैनेज कर लो, थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़े तो सुन लेना, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल जेई है, ये ध्यान रखना। आपके अगर बोर्ड्स में 80-82% आएंगे चलेगा, 90 नहीं भी लाओगे चलेगा, लेकिन जेई में अच्छे नंबर चाहिए। और आपको मैं बता रहा हूं कि आपका 75 क्रॉस कर जाएगा अगर आप प्रॉपर्ली दोनों चीजों को ढंग से चलाओगे तो। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी अगले जो 20-25 दिन आपके पास रहेंगे, 20 दिन भी जो रहेंगे जेई और फर्स्ट बोर्ड्स के बीच में, उसको भी अगर आपने बहुत दिन रात एक करके मैनेज कर लिया तो 75 क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक रही कट ऑफ की बात, तो 75% कट ऑफ रहता है जनरल बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी का जो बच्चा है उसके लिए जेई का बोर्ड्स का कट ऑफ 65% रहता है। तो जो बच्चा एसटी एससी में, उसको 65 क्रॉस करना रहता है और बाकी बच्चों को 75 क्रॉस करना रहता है। लेकिन हाँ, चीजें डुएबल है प्रोवाइडेड आप उसको ढंग से करो। जहां तक रही पेरेंट्स की बात, अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे और ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे और उनको भी थोड़ा सा कन्विंस कर लोगे कि मैं अभी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बोर्ड्स में मेरे अभी ठीक ठाक नंबर आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डाउन आ रहे हैं, ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, तो उनको भी आप कन्विंस कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहे हो तो कोशिश तो पहले ही करना कि कन्विंस हो जाए, नहीं ज्यादा ही नहीं हो पा रहे तो फिर मेरी बात कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मैनेज करो, स्कूल की टीचर को भी मैनेज करो, इन सबको मैनेज करते हुए अपना आपको दोनों चीजों को हैंडल करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट हो? Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है। हाँ, पूछो पूछो। सर मेरा जो स्कूल है ना, मतलब वो मतलब आईएससी बेस्ड है, उसमें हाँ। एनसीईआरटी भी नहीं करवाते हैं, तो फिर अच्छा, मैं कैसे मैनेज करूं? देखो अगर आपका वो भी होगा तो सिलेबस ऐसा नहीं कि पूरा डिफरेंट होगा, कुछ बहुत सारी, मतलब मैं मान के चलता हूँ 70% चीजें तो कॉमन होगी जो हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें होगी, राइट। यस सर। हाँ, तो वो जो 70% चीजें भी कॉमन है ना, उसको अच्छे से करो, क्योंकि वो जो प्रिपरेशन आप करोगे वो अगेन जो मैं सेम चीज बता रहा था, वो बोर्ड्स में भी हेल्प, आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी, वो चीज जेई में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो चीज हमारे अभी यहाँ पे करंटली चल रही है कोचिंग में, जो चीज ऑलरेडी स्कूल में हो चुकी है उसको अच्छे से करो, जो चीज पुराना है या फिर जो अभी इस कोचिंग में नहीं हुआ है उस पर ज्यादा स्ट्रेस मत लो। क्लियर है? यस सर। हाँ, और कोई पूछो, एनीवन एल्स? हाँ, पूछो भी हो। सर मेरे फिजिक्स के नोट्स तो आसानी से बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं। हाँ हाँ पर सर हाँ, जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं उनमें दिक्कत आती है सर, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ट है बिल्कुल, हाँ केमिस्ट्री के नोट्स हाँ बनाने के लिए, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ जाता है सर, तो बहुत टाइम निकल जाता है सर बनाने में। देखो, हाँ अभी अब समय हमारे पास इतना है नहीं कि हम पूरा डिटेल में सारे नोट्स बना पाए, खासकर केमिस्ट्री में। नो डाउट केमिस्ट्री के नोट्स लेंथी भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके नोट्स में बहुत सारी चीजें रहती है, खासकर इनऑर्गेनिक में लर्निंग वाला पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो आप लोग अभी के लिए ये कर सकते हो कि मैं काम करूंगा आज या कल सुबह तक
आपको एक पहले मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, लेकिन फिर से आपकी जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहां पे चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन शॉर्ट नोट्स का जैसे मान लो केमिस्ट्री के केस में जीरोक्स निकाल लो। अब हो सकता है उसमें 70 to 80% चीजें तो कवर हो गई होगी, कुछ चीजें जो कवर नहीं हुई है 20% वो आपने खुद से लिख देना, तो आपका वो टाइम बच जाएगा। क्लियर है? तो प्रिंटेड नोट्स आप ले लो, उसी को रिवाइज करो डेली बेसिस पे। लिखने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चलेगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो मैं शॉर्ट नोट्स की लिस्ट फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट की लिस्ट अपलोड कर दूंगा। हो सकता है उसमें चीजें हो, लगभग जो चीजें नहीं हो आप अपने रेगुलर नोट से उसमें एडअप कर देना, वहां पे पेज ऐड करके। हाँ, और पूछो। सर इस सेशन में क्या ड्रॉपर्स पे भी कुछ बताएंगे? ड्रॉपर्स का, हाँ, बस इसके बाद जो चीजें होगी वो आपके ड्रॉपर्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो आप बस ये बोर्ड्स के बाद वाला सेशन ड्रॉपर्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, और कुछ यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा ये आप चीजें करना अच्छे से। देखो, इसको अगर मैनेज कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अलग से फिर और मैसेज करके क्लियर कर लेना। अब अगली इंपॉर्टेंट बात कि अब अगले जो 3 महीने बचे हुए हैं, यहाँ से 3-3.5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका प्लान मैंने मैथमेटिक्स का तीनों सब्जेक्ट का बन गया है लगभग। मैं आपको मैथ्स का दिखा दूंगा कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इस चीज को करेंगे, कैसे आपका 11 का बचा हुआ पोर्शन रिवाइज होगा, जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं क्या उसका भी रिवीजन होगा या नहीं होगा, और करंटली किस तरह से चैप्टर चलेंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि आपको क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि क्लास में नहीं आएंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं होगा। क्लास में रेगुलर होना पड़ेगा, खासकर लाइव क्लास। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहा करो। अपनी क्या फिर हैबिट बन जाती क्लास छोड़ने की। कोशिश करा करो कि जिस समय क्लास जो हो रही है उसको लाइव ही अटेंड करें, ताकि आप लाइव क्लास में अटेंटिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो, और बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो वो क्लास उसी के दिन उसी, अगर अपन रिकॉर्डिंग के भरोसे कहीं ना कहीं वो पेंडिंग रह जाएगा। फिर टेस्ट यस आप, सर टाइम भी तो फिर वो टाइम नहीं बचता ना जो हमारा रेगुलर में रहता है। हाँ मतलब आज गया तो फिर कल आज हाँ, वापस थोड़ी आएगा इस वही वही टाइम। वो छूट जाएगा। आप सोचोगे जो 7 बजे वाली क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग रात को 9 बजे या 10 बजे देख लूंगा, कभी 9-10 बजे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो छूट जाएगा। और देखो लाइव क्लास का अपना ही फायदा है। रिकॉर्डिंग ही देखनी होती तो रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी बहुत सारी अवेलेबल है हर जगह, लेकिन लाइव क्लास अटेंड करोगे, उसमें क्लास में जो क्वेश्चन दिया जाएगा हाथों हाथ वहीं बैठ के सॉल्व करोगे, और वहीं पे आपका जो डाउट आएगा हाथों हाथ आप टीचर से पूछोगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक हो सकता है क्लासेस अटेंड नहीं करी हो, बहुत सारी क्लासेस छूट भी गई हो बीच में, आपका दोनों चीजें मैनेज करने में दिक्कत भी आ रही हो। अब भी अगर आप रेगुलर हो जाओगे तो भी आपका जेई क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत सोच समझ के बात बता रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले 2022 में जब अवंती में सेम प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उनका प्रोग्राम हमने 15 सितंबर या 20 सितंबर को लॉन्च किया था। 15 से 20 सितंबर को उनकी क्लासेस चालू हुई थी, मतलब लगभग यही पीरियड था, 15-20 दिन का ही अंतर है। अब वो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े थे, हमने उनको ना 11th में पढ़ाया था ना 12th में पढ़ाया था। उनका बैच चालू हुआ था 15-20 सितंबर से, 2-3 साल की पहले की बात कर रहा हूँ। फिर और सेम ऑनलाइन वाले के बच्चे, वही बच्चे जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल और बाकी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। ठीक है, वो भी स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद आके क्लासेस अटेंड करते थे, और आखिरी के वो जो 4 महीने उन्होंने थे, उन 4 महीनों में उन्होंने बहुत हर दिन रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, बाकी सारी चीजें करी जो जो मैंने हमने बताई थी, और उनका रिजल्ट भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, उसमें से एक बच्चा भी था, होगा तो मैं आपको कभी ना कभी किसी रेगुलर सेशन में उसको लेके भी आऊंगा। आप याद हो तो, अगर आप लोग दिल्ली में एक सेशन हुआ तो उस दिन आए होंगे, तो वहां पे भी वो आया था बच्चा, उसका भी यस आईआईटी सर। में हो भी गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ उनकी जब प्रणव। क्लास, हाँ, प्रवित नाम है उसका। तो वो उनकी भी जब बैचेस चालू हुई थी तो हम सितंबर में ही स्टार्ट करी थी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका बहुत अच्छा एग्जाम, मतलब अच्छे से उन्होंने अटेम्प्ट दिया था। फिर हमने बाद में उनका सेकंड अटेम्प्ट के लिए आगे फिर क्रैश कोर्स चलवाया, फिर एडवांस की भी क्लासेस करी, वो सारी अलग बात है। लेकिन जिन बच्चों ने, ये इनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने बीच में अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी थी किसी कारणवश, हो सकता है बीमार हो गए, हो सकता है डिमोटिवेट हो गए, हो सकता है बोर्ड्स के प्रेशर के कारण, स्कूल के प्रेशर के कारण, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिनके टेस्ट में स्कोर कम आने लग गए, तो उन्होंने ये देखा कि भाई स्कूल अवंती के टेस्ट में स्कोर कम आ रहे तो शायद हमारा नहीं हो सकता, उन्होंने वो प्रिपरेशन छोड़ दी हो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मिड में ही प्रिपरेशन छोड़ दी, या फिर अपनी क्लास में इरेगुलर हो गए। किसी दिन एक क्लास अटेंड करी, 2 क्लास छोड़ दी, फिर 2 अटेंड करी, फिर तीसरी में कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन हाँ, अभी भी समय है। अगर आप
आपने जो भी पिछली जो गलतियां करी उसको सुधारने का एक लास्ट मौका है। अब भी आप कल से अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो, रेगुलर बेसिस पे जो भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करते हो पूरे 3 घंटे। देखो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो हमारे पास पूरा डेटा आता है, ठीक है, कि आपने उस टेस्ट को कितनी देर अटेम्प्ट किया, एक क्वेश्चन में कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया। कोई कोई बच्चे तो 200 क्रॉस कर जाते हैं और पता चलता है टेस्ट का टाइमिंग कितना, तो पता चलता है 1 घंटे में पूरा पेपर कर दिया, 200 स्कोर क्रॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो दिख जाता कि कहीं ना कहीं चीटिंग से अटेम्प्ट है। ठीक है, कोई कोई बच्चे किसी सारे क्वेश्चन में कोई टाइम ही नहीं देते, कोई कोई बच्चे सिर्फ आते हैं क्लास में, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाते हैं। तो सारा डेटा हमारे पास रहता है कि आपने कितनी देर क्लास अटेंड करी, कितनी देर पेपर अटेंड किया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना टाइम दिया। हम हर टेस्ट के बाद वो देखते हैं कि कौन बच्चा कितना सिंसियरली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये सब काम नहीं करना है, आपको पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना है। देखो स्कोर कम आएगा चलेगा, अगर आप 40 नंबर भी लाओगे 300 में से अभी के लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से दोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ के टेस्ट में अगर आप ज्यादा भी लेके आ जाओगे तो हम कोई रिवॉर्ड नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली आप जब जेई में अच्छे नंबर लाओगे तो ही सबके लिए फायदा है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, तो आपको अब जो भी टेस्ट होने अगले जितने भी टेस्ट बचे हुए हैं वो सारे टेस्ट पूरी ईमानदारी से देना है। 3 घंटे प्रॉपर बैठना है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे 1-1.5 घंटा दिया उठ के चले गए, पेपर के बीच में कुछ और करने लग गए, पेपर के बीच में कॉपी खोल के एक बार देख लिया फॉर्मूला क्या था भूल गए, ऑनलाइन नेट पे सर्च कर रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो, ये सब काम मत करना। क्योंकि अगर आपकी हैबिट बन गई, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना आपको बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी हैबिट ही नहीं पेपर देने की। अभी भी देखो ज्यादा ऑलरेडी बहुत सारे पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, अब थोड़े गिने चुने टेस्ट ही बचे। ठीक है, अगर आप मान के चलो जैसे अगर एक संडे का एक टेस्ट भी मानू तो 3 महीने के 10 से 12 टेस्ट ही है, ज्यादा से ज्यादा खींच के मान लो 15 टेस्ट, मतलब 12 टेस्ट ही है। तो ये 12 टेस्ट जब होने वाले हैं, 12 से 15 टेस्ट, इन 12 से 15 टेस्ट को अपनी पूरी ईमानदारी से, तो ये 15 टेस्ट अगर आपने 3 घंटे की सीटिंग लगा के कर दी तो ही आपकी हैबिट बनेगी, तो ये आपकी हैबिट बनेगी कि आप है ना वहां का पेपर अच्छे से दे पाओ। इसलिए अब से आप आज तक जो किया वो सो किया, लेकिन अब से आपको अपना टेस्ट पूरी ईमानदारी से देना है। नंबर कम आए, 10 नंबर भी आए तो भी चलेगा, लेकिन ईमानदारी से दो। क्लियर है, ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट मत करो। अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर ही अटेम्प्ट कर देते हैं। आपको जितना आता है उतना ही आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है, आज मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि कितने नंबर लाने पे कितने मार्क्स मिल जाते हैं, कितने परसेंटाइल आते हैं, कितने परसेंटाइल का क्या कट ऑफ लेता है, क्या रेंज में नंबर लाने थे, वो भी मैं आज की क्लास में दिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है, आपको ज्यादा नंबर नहीं लाने। मैथ्स की मैं बात करूं, अगर मैथ्स में 30 में से 10 क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपका 92-93 परसेंटाइल आराम से क्रॉस हो जाता है, 10 क्वेश्चन। लेकिन आप पेपर में 15 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से 8 गलत हो रहे हैं, 12 गलत हो रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जितना आता है उतना ही करो। ठीक है, तो आप पूरी ईमानदारी से पेपर, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों हम आप जैसे पेपर दोगे उस पेपर को हम बहुत डिटेल में देखते हैं, पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ही ईमानदारी से नहीं देखते तो हमारा वो एनालिसिस करना बहुत वेस्टफुल हो जाता है। आगे ये भी हम प्लान कर रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्ट शीट है उसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करें, उस रिपोर्ट शीट को देखने के बाद आपसे बात भी करें, आपको बताएं कि आपने कहाँ पे गलती करी, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन वो सब तभी हो पाएगा जब आपका टेस्ट ईमानदारी से दिया हो। पता चला आप अभी 200 नंबर ला रहे हो और जेई के एग्जाम में फिर कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, हमको 200 नंबर अभी नहीं चाहिए, आप ईमानदारी से पेपर दो। 50 नंबर भी अगर लाओगे ईमानदारी से तो वो उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही। इसलिए अब जो जितने भी बचे हुए टेस्ट है उसको प्लीज पूरी ईमानदारी से देना। डाउट्स अपने क्लियर करते रहो, कोशिश करो डाउट डिस्कशन ग्रुप का अच्छे से यूटिलाइज करो। अभी हो सकता है कि टीचर इतना एक्टिव ना हो पा रहे हो इसमें, आगे आगे जाके उस ग्रुप में और भी टीचर्स को मैं ऐड करूंगा, मैं खुद भी उसमें कोशिश करूंगा एक्टिव रहूं, ताकि आपके डाउट्स टाइमली क्लियर होते रहे। क्लास में भी, क्लास के बीच में कोशिश करो अपने पर्सनल डाउट ना लाओ, क्लास के एंड में अपने जो भी डाउट्स हो वो क्लियर करने की कोशिश करो। बाकी अपना जो डाउट डिस्कशन ग्रुप में एक दूसरे के आप हेल्प करते हो बहुत अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं वहां पे अपने डाउट्स क्लियर करो। अब क्या प्लानिंग है, कैसे मैंने प्लान बनाया वो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? एक बार रुको, मैं इसको स्टॉप करके प्लानर दिखा देता हूँ कि अगले जो 3 महीने उसमें हम कैसे चीजें करने वाले हैं, और उसके बाद भी बोर्ड्स में कैसे तैयारी करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भी मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। देखो ये फिलहाल अभी बाकी बैचेस का भी मैं बना दूंगा। अभी एक बैच का सैंपल है, आपको सैंपल देखना कि हो क्या रहा है। अभी तो आपके देखो ये बचे हुए चैप्टर कवर होंगे,
B2 और B4 का भी प्लानर बनेगा, वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो B2 और B4 बैच में है उनका प्लानर भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक बस सैंपल है आपको आइडिया लगाने के लिए आगे करने क्या वाला है। फिलहाल तो आपके जो 12th के बचे हुए टॉपिक है वो कवर होंगे, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में लगभग दो तीन चैप्टर, 3 चैप्टर मेरे हिसाब से बच रहे हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे अक्टूबर या नवंबर मिड तक आपके 12th के टॉपिक कवर होते हैं। जैसे मैथ्स के केस में B1 B3 के लिए 9 नवंबर या 10 नवंबर तक पूरे 12th के टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसके बाद हो सकता है जो B2 बैच है उनका थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, एक आध हफ्ता, लेकिन अल्टीमेटली पैटर्न यही चलेगा। जैसे ही आपका 12th के बचे हुए टॉपिक फिनिश हो जाएंगे उसके बाद फिर हमारा चलेगा रिवीजन सेशन। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मिड से ही मैं चालू कर दूंगा, 10-15 नवंबर से आपके रिवीजन सेशन चालू हो जाएंगे। उसमें हर चैप्टर को मैंने लगभग 2-2 लेक्चर दिए, 1.5 घंटे का, मतलब 3 घंटे में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 दिन है, तो 2 दिन में मैं आपको पूरी थ्योरी जेई मेंस के हिसाब से जो जो काम की चीजें हैं वो इस चैप्टर में सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का सेट, जो आपको सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, वो सेट आपको मिलेगा। वो 25 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा हम नहीं देंगे, जितना हो सकता है उतना ही हम देंगे। तो 25 क्वेश्चन का सिलेक्टेड हाई वेटेज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा। थ्योरी पूरी इसमें रिवाइज हो जाएगी और पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे पीएनसी वैसे फिर स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 11 के जो बचे हुए जो टॉपिक थे आपके वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो 12th में ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, जो हमने सेशन जो स्टार्ट किया था, सेट रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जो जैसे अभी अपन फिलहाल करंटली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन तो अभी अपना होगा इसी, इंटीग्रेशन के पहले जो टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी रिवीजन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। टारगेट मेरा यही है कि 24 दिसंबर तक आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। उसके बाद देखो यहाँ पे फिलहाल ब्रेक लिखा है, इस ब्रेक में भी जितना मैंने पढ़ाया उसमें आप अपना रिवीजन करोगे, सारा जितना भी फॉर्मूला रिवीजन, अपने डाउट डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे ग्रुप पे करोगे, होगा तो मैं इसमें बीच में डाउट डिस्कशन क्लासेस भी लगेंगी, यहीं पे मैं डाउट डिस्कशन, ये जो वीक रहेगा यहाँ हमारी डाउट डिस्कशन क्लासेस लगेगी। जितना भी मैंने पढ़ा दिया है उसको आपको अब रिवाइज करना है, ठीक है। तो अपना टारगेट अगर मान लो 25 दिसंबर के पहले भी सारे चैप्टर, अगर आपके इसमें लगभग सारे चैप्टर ले लेंगे, सारे चैप्टर का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट हाई वेटेज क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जेई मेंस के हिसाब से, और ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपका ज्यादातर बच्चों का 90-95 परसेंटाइल क्रॉस हो जाए, ठीक है। सर हाँ, 11th का रिवीजन, क्या कह रहे हो? सर 11th क्लास का रिवीजन नहीं होगा? ये यही 11th तो का है। है, ये जो टॉपिक है 11th की है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल, ये देखो 11 ग्रेड ये आया ना। ओके Yes, ओके ओके, ये देखो वो भी कब से, ओके सर। नवंबर मिड से ही, नवंबर मिड से ही, लगभग 10-15 नवंबर से ही आपका 11th का रिवीजन स्टार्ट करके मैं 24 दिसंबर तक 11 तो 12 पूरा रिवीजन निपटा दूं। क्लियर है सबको? यस सर। और ये Yes, रिवीजन sir. एकदम हाईली फोकस्ड रिवीजन होगा, जिसमें मैं और अभी से हम हमारी क्वेश्चन की डिपॉजिटरी बनाना हमने चालू कर दी है, जिसमें जेई के हिसाब से 2024 के पैटर्न के हिसाब से पिछले 3-4 साल के ट्रेंड के हिसाब से कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम कलेक्शन बना रहे हैं। तो जब ये रिवीजन क्लासेस चालू होगी कुछ क्लास में थ्योरी और अच्छी इलस्ट्रेशन कवर करूंगा और आपको एक 20-25 क्वेश्चन का सेट होमवर्क में दूंगा और उनका हम डाउट डिस्कशन करेंगे। अगर आपने उतना भी कर लिया मोर देन सफिशिएंट। देखो अभी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं चाहे ऑल ओवर इंडिया में, सबको दिक्कत ये थी कहाँ से क्वेश्चन करें। मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल बहुत बड़ी है, किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल बहुत बड़ी रहती है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम मॉड्यूल भी कर पाए। पीवाईक्यू करने बैठोगे तो एक चैप्टर के कम से कम 100-150 पीवाईक्यू आ जाता है, वो भी हमारे पास समय नहीं कर पाए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हमारे पास बने हुए हैं नहीं, थ्योरी में कैसे रिवाइज करें, बहुत सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने के लिए टाइम नहीं है, तो उसके लिए ये सब प्लान किया गया, ठीक है, कि कैसे भी करके आपका ये रिवीजन अच्छे से हो जाए। और फिर जैसे आपका ये रिवीजन होगा, जनवरी के शुरू के 10 दिन जितने भी फुल सिलेबस पेपर देंगे उसका हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और रिवीजन करेंगे। फुल सिलेबस पेपर का डिस्कशन और रिवीजन, उसमें क्या होगा, अगर मान लो 10 पेपर भी अपन ने डिस्कस कर लिए तो पूरे सिलेबस का 10 बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। यस सर। क्लियर है? Yes, और देखो ये ब्रेक जो आपको मिलेगा इसमें आपको पूरा फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्लान यही है कि 10 कम से कम 7 से 8 फुल सिलेबस पेपर आपकी क्लास में पूरा डिस्कस किए जाए, ताकि पूरे सिलेबस का जब पेपर का डिस्कशन होगा उसमें पूरे सिलेबस का फॉर्मूला रिवीजन, क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी, कैसे ऑप्शन से जाना है वो स्ट्रेटेजी, और भी बहुत सारी चीजें उस पेपर का डिस्कशन करते टाइम होगी। इसके बाद हाँ आपके डाउट्स में लूंगा, 2 मिनट वेट करना, पहले मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके डाउट्स ले लूंगा, 2 मिनट पहले सुनो ध्यान से। इसके बाद 12 से 18 जनवरी
अगर मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे पेपर नहीं होगा तो ये सेल्फ प्रिपरेशन टाइम आपके दे दिया, सेल्फ ब्रेक, वापिस से सेकेंड ब्रेक आपको यहाँ मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका मेरे हिसाब से 18 जनवरी के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में हो सकता है 25 जनवरी तक ही निपट जाए आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली जहां तक हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, जनवरी तक आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट वीक तक हो जाएगा। इसके बाद फरवरी के शुरू के 15 दिन बोर्ड्स ज्यादातर 15 फरवरी के बाद से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां तक मेरा लास्ट ईयर का अंदाजा है। उसमें जितना भी जो ऊपर नीचे प्लस माइनस डेट हो सकती है, हो सकता है ज्यादा टाइम मिल जाए, हो सकता है 2 4 5 दिन कम मिल जाए। जितने भी दिन मिलेंगे उन 15 दिन में आपको हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराएंगे। मैथ्स के लिए मैं करूंगा, फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाले टीचर कराएंगे, केमिस्ट्री वाले टीचर। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे, जितने भी अच्छे सैंपल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। उसके अलावा डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे, कैसे किसी चीज को बोर्ड्स में लिखना है वो भी हम क्लियर कर देंगे। मतलब ये 15 क्लासेस एक्सक्लूसिवली बोर्ड्स के लिए आपके लिए लगाई जाएगी, तो आपको ये जो डर था बोर्ड्स का वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। 15 दिन भी अगर आपने एक्सक्लूसिवली दिन रात करके बोर्ड्स कर लिया ना तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए अभी से ज्यादा लोड मत लो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, ओके सर। एक्सक्लूसिवली क्लासेस बोर्ड्स के लिए लगेगी, सुबह दोपहर शाम में 3 स्लॉट्स में क्लासेस चलेगी, क्योंकि उस समय स्कूल आपका रहेगा नहीं। तो हम एक मॉर्निंग में लगा दिए, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में लगा दिया। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके बोर्ड्स की भी हम पूरे सैंपल पेपर, फुल सिलेबस के पेपर आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर मेरे हिसाब से 15 से 20 फरवरी में आपका बोर्ड्स का एग्जाम चलेगा, 20 मार्च तक। हो सकता है 25 मार्च तक चला जाए, वो डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर एक पेपर 22 मार्च तक गया था या फिर 24 मार्च तक गया था, तो इस बीच में आपका पेपर चलेगा। उसी के बीच में हम जैसे 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की रिवीजन क्लासेस भी चालू कर देंगे 10 दिन के लिए, क्योंकि आपका सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ जाता है। हो सकता है फर्स्ट वीक में, हो सकता है अप्रैल के सेकंड वीक में, लेकिन हमारा कोशिश ये रहेगा कि मार्च के लास्ट वीक से आखिरी के 10 दिन में सेकंड अटेम्प्ट के पहले आपको फॉर्मूला रिवीजन वापस से करवा दें, क्योंकि आप जैसे बोर्ड्स में प्रिपरेशन करोगे फिर थोड़ा भूल जाओगे। उसके बाद आखिरी के 10-15 दिन वापस से सेकंड अटेम्प्ट के लिए फॉर्मूला रिवीजन, फिर आप जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दोगे एक बार, और जो गलतियां पहले कर दी उसको वापस सुधारने का एक मौका मिलेगा। जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट कंप्लीट होने के बाद लगभग 40 से 50 दिन या 1 महीना, मिनिमम 1 महीना आपको मिलेगा जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 10 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल से लेके 10 मई तक हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन क्लासेस लगाएंगे। उसके बाद मई के एंड में, ज्यादातर मई के एंड में या मई के मिड में कहीं ना कहीं जेई एडवांस का आपका पेपर होता है। और पिछले 2-3 सालों से यही देखा गया कि अप्रैल के सेकेंड अटेम्प्ट के से एडवांस के एग्जाम के बीच में 40 दिन का कम से कम गैप रहता है। उसमें एक्सक्लूसिवली क्रैश कोर्स चलेगा, क्योंकि देखो उस वक्त आपके पास स्कूल का लोड नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई बोर्ड्स का प्रेशर नहीं, कोई जेई मेंस का प्रेशर नहीं, सिर्फ एक ही गोल रहेगा, जेई एडवांस। तो जो टॉपिक हमने मेंस में छोड़े थे उन टॉपिक को, और जो मेंस में किए थे उन टॉपिक को थोड़ा सा और वापस से स्ट्रॉन्ग करेंगे, एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। एडवांस की प्रिपरेशन हो जाएगी, एडवांस का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर 1 महीना पूरा काउंसलिंग सेशन चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस सर। ये पूरा लॉन्ग टर्म का रोड मैप है आपका। जैसे मई में आप अपना एडवांस का पेपर दे दोगे, उसके बाद आपका फिर रिजल्ट आएगा, उसमें रिजल्ट और पेपर के बीच में हम फिर डिसाइड कर लेंगे कैसे आपका फॉर्म बनना है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है। और भी इसके अलावा बीच बीच में आपकी कोई ना कोई दूसरी एग्जाम्स भी होगी, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कौन सी एग्जाम देने सकती वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम आप जो दोगे जेई के अलावा, उन सबका सिलेबस 11-12 का ही है ज्यादातर एग्जाम। इसलिए आपको जेई की तैयारी तो करनी ही है। जेई के सिलेबस की तैयारी अगर आपने कर ली तो बाकी एग्जाम्स भी आपके अच्छे से हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको मैथ्स का दिखाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इसी तरह से बनेगा, बना हुआ है। उसको भी मैं आपको डिटेल में आपके क्लास टीचर, आपके जब क्लास होगी कल से, वो क्लास में ही टीचर आपके साथ डिस्कस कर ले। क्लियर है सबको? यस सर। ओके सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर हमने 12th क्लास के तो पीवाईक्यूज लगाए हैं और लगा भी रहे हैं, बट 11th क्लास के पीवाईक्यूज में थोड़ी दिक्कत है, तो उसे कैसे हैंडल आउट करें? देखो, हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना सब लोग, जो जेई के पीवाईक्यू रहते हैं ना, उसमें कोशिश करना अभी हार्ड लेवल पीवाईक्यू ना करो, क्योंकि पीवाईक्यू में क्या होता है, बहुत कुछ पीवाईक्यू में 2-3 चैप्टर मर्ज होके क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आपको अभी अगर प्रैक्टिस करना ही है तो 2023-22 के 23 और 24 के इजी लेवल पीवाईक्यू और मीडियम लेवल के पीवाईक्यू ही ट्राई करो।
जो आपसे फिलहाल हो पाए। फिर जब हम रिवीजन सेशन करोगे आप, उसके बाद में फिर जो बाकी के बच्चे हुए पीवाईक्यू। अभी आपका टारगेट क्या है कि आपको बस रिवीजन करना है, और छोटे छोटे जो इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। अभी ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन में, मर्ज वाले क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट मत करो। जो भी हार्ड है दूसरे चैप्टर में जिससे मर्ज होके क्वेश्चन बन रहे हो, उनको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। बेसिक फंडामेंटल की प्रैक्टिस करो आप फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी पीवाईक्यू पे एकदम मत जाओ, पीवाईक्यू के लिए बाद में चल जाना। तो करना ही है पीवाईक्यू, तो सिर्फ इजी मीडियम लेवल के पीवाईक्यू करो, खासकर इजी लेवल के क्वेश्चन। हाँ बोलो नेक्स्ट। सर एक चैप्टर से मिनिमम कितने % पीवाईक्यू करेक्ट कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं? एक चैप्टर से कितने पीवाईक्यू करने चाहिए ऐसा पूछ रहे हो? सर मिनिमम कितने % पीवाईक्यू सही हो जाए हमारे? अमन आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो, वापिस बोलना। सर जैसे हम पीवाईक्यू चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारे मिनिमम कितने % पीवाईक्यू सही होने चाहिए इस वक्त? नहीं, अच्छा देखो, अभी ये सब मत सोचो कि कितने सही होने चाहिए, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अभी आपके जो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसका ये प्रॉपर हूँ मैं। हाँ मैं पूरी बात सुनो, ये जनरलाइज सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि देखो बहुत सारे बच्चों के अभी अवंती वाले टेस्ट में नंबर बहुत डाउन आ रहे होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जेई में भी वैसे नंबर आएंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी जो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं और उसका जो जेई में नंबर आएंगे वो अभी उसका एकदम रिलेट मत करना। अभी आपके पास समय है, 3.5 महीने में मेहनत करके आप बहुत ज्यादा अपने आप में चेंजेस ला सकते हो, इसलिए बस पेपर देते रहो। ज्यादा टेस्ट के नंबर का इफेक्ट खुद पे मत होने देना। ऐसा नहीं कि टेस्ट में नंबर बहुत लो आए आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए, आपने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ इसके अलावा मान लो कोई चैप्टर आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर आपका फिनिश हो गया, आपने रिकॉर्डिंग देख मतलब लाइव क्लास अटेंड करी, चैप्टर फिनिश कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू करते हो, पीवाईक्यू अगर इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं आपने, तो उसमें से अगर आपका 40 to 50% या 50 to 60% पीवाईक्यू भी अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आपको अगर मान लो आपने 10 पीवाईक्यू करे 10 के 10 आपसे होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई पेपर जो होता है बच्चों, वो तीनों लेवल का मर्ज होके आता है। उसमें इजी लेवल भी रहता है, मीडियम लेवल भी रहता है, हार्ड लेवल भी रहता है। और आपको जेई में पूरा पेपर करना नहीं होता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। आपका कट ऑफ पूरे पेपर आपको करना नहीं है। आपको मैथ्स में 30 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन प्रॉपरली करना है, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 से 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री। कोई पेपर अगर इजी आ जाता है तो 15 क्वेश्चन तक कर लो। कितने नंबर पे क्या मिलेगा वो भी बताऊंगा। आपको 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही नहीं है, इसलिए घर पे भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मान लो आप 60% 50% ही कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ओके सर। यस सर। और पूछो। सर एक्चुअली प्रॉब्लम सर क्लास 11 में है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है एचपी बोर्ड, उसमें न्यूमेरिकल्स होते नहीं है, आते ही नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में। हाँ हाँ और फिर क्लासेस भी जो ये कोचिंग की है वो अभी हमने +2 में ही ज्वाइन की है, तो हाँ हाँ। +1 का बिल्कुल ज़ीरो है। और स्कूल से मिड टर्म में भी मार्क्स कम थे तो प्रेशर भी है, तो +1 के लिए ना टाइम मिल पा रहा है और ना उसका कुछ रिजल्ट है, मतलब ज़ीरो है +1, तो कैसे करें? मतलब जो +1 का आपको बोर्ड्स में भी आता है क्या? ये नो सर, बट जो लास्ट ईयर +1 में थे जब हम, तो उसमें हाँ हाँ न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो सिर्फ थ्योरी ही होती है हमारे बोर्ड हाँ में। समझ तो गया। देखो हाँ अभी आप लोग, मैं जितना भी बता रहा हूँ 11 का ज्यादा लोड मत लो। 11 ग्रेड के टॉपिक अगर आपसे अभी नहीं हो पा रहे हैं तो फिलहाल देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, 12th के जो टॉपिक अभी क्लास में चल रहे हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। पहली प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए कि अभी जो करंट बेसिस पे 12th के टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मैं 12 का टॉपिक पढ़ूंगा नवंबर एंड तक, तो अभी आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कैसे भी करके 12th के टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर टाइम बच पा रहा है तो पुराने जो 12th के टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके बोर्ड्स में भी आने वाला है। ठीक है? 11 के टॉपिक जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा 15 या 20 नवंबर से, जब भी मैं 11 का रिवीजन करूंगा तब आप थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि तब क्या होगा, तब आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, जब कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। अभी क्या है ना, आपके 11 के लगभग 70% जनता के 11 के टॉपिक बहुत वीक है, तो अगर अभी आप टाइम इसमें देने जाओगे और आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। तो 11 के लिए थोड़ा सा भी वेट कर लो, जितना आपसे हो पाता है। तो अभी पहला प्रायोरिटी 12 के टॉपिक को दो जो करंटली चल रहे हैं, फिर आपका जो छोटा मोटा अगर टाइम बचता है तो पुराने 12 के टॉपिक को दे दो। अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो 11 के उन टॉपिक को टाइम दो जो टेस्ट में आने वाले हैं और जो आपसे हो पाए, जो आपको लगता है कि हाँ ये 11 का टॉपिक थोड़ा बहुत मुझे आता तो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ।
लेकिन हाँ, जो बिल्कुल नहीं हो पा रहे हो, जिनमें आपको बहुत ज्यादा डाउट है, जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, उनको आप छोड़ सकते हो। टेस्ट में नंबर कम आएंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अभी जैसे अवंती के टेस्ट में हो सकता है अब कोनिक सेक्शन आने वाला है मैथ्स में, अगला मेजर टेस्ट में आपको मान लो कोनिक सेक्शन आ रहा है, अब कोनिक सेक्शन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब अगर मैंने क्लास में कवर करे तो अच्छी बात है, वो मान लो मैं कवर अभी 12 का टॉपिक करवा रहा हूँ, कोनिक सेक्शन आपका नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ दो अभी के लिए, आप पहले 12 के टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दो, उसके बेसिस पे अपना पेपर दो। क्लियर है? ओके सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा है, ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको लगेगा तो मैं एक आधे क्लास बीच में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, आपको पता है हर जगह यूज होते हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज बाकी सारे चैप्टर में होता है, उसका रिवीजन के लिए अपन एक क्लास एक्स्ट्रा बीच में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और पूछो। सर जो इंटीग्रेशन है ना, एक बार उसका भी रिवीजन हाँ, उसका क्लास अरेंज इंटीग्रेशन करवा का भी देना। हमारा 2 क्लासेस मैंने रखी है, ब्रेक के बाद के 2 क्लासेस में इंटीग्रेशन का रिवीजन करूंगा। और आपको ओके अगर सर। रिवीजन और इनडेफिनेट का करना है तो आपको जो क्लास में के नोट्स मैंने जो दिए आपको, उनमें जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतनी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इनडेफिनेट का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नो और सर। डाउट है? हाँ, पूछते रहना। अब आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नंबर सीक्वेंस Yes, sir. डिवीजन में होगा। हाँ, सारा है ना, अभी बताया तो था मैंने, कॉम्प्लेक्स सारे ही चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सारे पूरा कोनिक सेक्शन, स्टैटिस्टिक्स, सारे चैप्टर रिवीजन में ले रखे मैंने। क्लियर है? कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज एक तो थोड़ी घर की स्टैटिक, थोड़ी घर की भी चीजें, जो आप घर पे कुछ चीजें आपको जो करनी चाहिए, कुछ स्टडी की स्ट्रेटेजीज, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रेगुलर बेसिस पे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो आपको कुछ डेली गोल्स होने चाहिए कि आज का गोल मेरा ये है कि सोने से पहले मैं एटलीस्ट ये चीज करके ही सोऊंगा, ठीक है। मेरा आपका जो एक टाइम टेबल बनता है, देखो ऑलरेडी क्लासेस का टाइमिंग फिक्स रहता है, इस टाइम से इस टाइम मेरी क्लासेस रहेगी, फिर आपको ना अपना बचे हुए टाइम को भी एकदम प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करना है कि अगर स्कूल से इतनी बजे आया, एक घंटा में मान लो खाना वाना खाया, रेस्ट कर लिया, एक छोटी सी नींद सो गए आप, एक आधा घंटा जो भी आपको सोना रहता है, फ्रेशन अप होने के बाद इतने स्लॉट से इतने स्लॉट में मुझे ये वाला काम करना है, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस स्लॉट में मुझे इस सब्जेक्ट का काम करना है, इस स्लॉट में इस सब्जेक्ट का काम करना है, इस स्लॉट में मेरा क्लासेस चलेगी। तो वो जो डेली गोल्स हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए। इसके अलावा अब जो टेस्ट के हैं, अभी टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी प्रिपरेशन में और आपका रैंक दिलाने में टेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। इस टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली लेना है। कैसे? पहली चीज, जो भी टेस्ट आने वाला है आपको पता होना चाहिए। एक वीक आपका, अभी आपके साथ में प्लानर भी शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी आपके साथ प्लानर भी शेयर्ड है, आपको पता रहता है कि अगले वीक में कौन सा टेस्ट आने वाला है या फिर 2 वीक बाद कौन सा टेस्ट आने वाला है। उसकी प्लानिंग क्या है वो आपको अपने डेली गोल्स में सेट कर लेने की, कैसे मैं इस तैयारी करके इस टेस्ट की तैयारी करूँ। पेपर देने के बाद वो पेपर, एक तो पहले अभी बताया मैंने, पूरी ईमानदारी से 3 घंटे सीटिंग में ही देना, बिना उठे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में उठ के जा रहे हो, पूरा 3 घंटे की सीटिंग, कोई डिस्टर्ब उसमें करना नहीं चाहिए। अकेले कहीं पे ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पे कोई बीच में ना आए, अगर जगह नहीं है तो घर वालों को बोल दो कि इन 3 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करें। और देखो पेपर आपका पूरा दिन ओपन रहता है, लेकिन आप आदत डालो 9 से 12 या 2 से 5 इसी में पेपर दो। वो टाइम की आदत रहेगी ना तो एग्जाम के दिन भी वो आदत रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, आप मान लो 12 से 3 दे रहे हो या फिर शाम को दे रहे हो या रात को दे रहे हो, तो वो कुछ काम का नहीं है। पेपर का टाइमिंग आपका 9 से 12 या 2 से 5 वाला ही होना चाहिए, जो एक्चुअल जेई में होता है। ये दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, लिखते रहना अपनी कॉपी में जो भी बता रहा हूँ। थर्ड चीज, पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो 3 घंटे का पेपर दे दिया, अब पेपर देने के बाद उस पेपर में कहाँ गलतियां हो रही है, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसका कारण क्या है, वो कारण लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि सर हाँ बोलो। सर टाइमिंग दोबारा बताना। टाइमिंग 9 से 12, या तो आप 9 से सुबह 9 से 12 के बीच में पेपर दे सकते हो या 2 से 5 के बीच में। पर जैसे आपका जो जेई का पेपर भी होगा, जेई मेंस का पेपर, वो 2 स्लॉट में होता है, या तो फर्स्ट शिफ्ट आएगी या तो सेकंड शिफ्ट आएगी। फर्स्ट शिफ्ट आ गई 9 से 12 वाली तो आपको 9 से 12 में देना पड़ेगा। सेकंड शिफ्ट आई 2 से 5 वाली तो सेकंड, तो दोनों की आदत डालो। एक संडे मान लो 9 से 12 दे दो, अगले संडे 2 से 5 दे दो, क्योंकि किस स्लॉट में आपका पेपर आएगा वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी में भी आ सकता है। इसलिए आपकी हैबिट दोनों की होनी चाहिए, 9 से 12 की भी हैबिट होनी चाहिए, 2 से 5 की भी होनी चाहिए।
अब जैसे किन्हीं किन्हीं बच्चों का क्या रहता है, भाई सुबह उठने में प्रॉब्लम आती है, तो पता चला आपको फर्स्ट स्लॉट आ गया, अगर 9 से 12 का स्लॉट आ गया तो आपको 8 बजे वहां रिपोर्ट करना पड़ेगा। 8 बजे वहां रिपोर्ट करना पड़ेगा तो घर से आपको 5:30-6 बजे निकलना पड़ेगा। तो 5:30-6 बजे अगर आपको निकलना है मतलब कहीं ना कहीं 4-5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे मिनिमम उठना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे पहुंच पाओगे। इसलिए सुबह उठने की भी हैबिट बना लो अभी से। अभी ये 3.5 महीने बच्चे हैं, जो बच्चे लेट नाइट तक स्टडी करते, कोशिश करो उसको एलिमिनेट करके अर्ली मॉर्निंग अपना स्टडी का प्लान बनाओ। अगर आप मान लो सुबह 8 या 9 बजे उठोगे और सुबह स्लॉट का पेपर आएगा तो आप पेपर के दिन भी सोगे, ये गारंटी इस बात की, क्योंकि जो अपन की डेली की हैबिट रहती है वही हैबिट कहीं ना कहीं एग्जाम में जाके रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि आपका अगर मान लो सुबह पेपर आ गया तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, तो आप फ्रेश रहोगे, और वही हैबिट अगले 3.5 महीने तक बनाओ। ये लास्ट ईयर भी बताया, तो बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर को फॉलो किया तो उनको बहुत फायदा हुआ। हाँ, पेपर देने के बाद आपको उसका एरर एनालिसिस करना है। एरर एनालिसिस मतलब पूरा पेपर आपने दे दिया, इस पूरे पेपर में मुझसे क्या 5 या 10 गलतियां हुई, उनको आपने पूरी एक कॉपी में नोट डाउन किया, तारीख डाली, आज की तारीख, टेस्ट नंबर ये, इस टेस्ट में फिजिक्स में मुझसे ये गलतियां हो गई, केमिस्ट्री में मुझसे ये गलतियां हो गई, मैथमेटिक्स में मुझसे ये गलतियां हो गई, ये लिखते रहना। ठीक है, ये सारी गलतियां इस टेस्ट में हो गई। अब जब अगला टेस्ट आएगा, उस टेस्ट को देने से पहले पुरानी गलतियों को पढ़ लेना, और पिछले टेस्ट में मेरे से क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों को मुझे वापस रिपीट नहीं करना है। तो वो लिखी हुई रहेगी तो याद रहेगा। आप सोचो एक वीक बाद आपको याद रहेगा तो याद नहीं रहेगा, हाँ लिखोगे तो याद रहेगा। फिर वापस अगला टेस्ट दिया, अगले टेस्ट में फिर कुछ गलतियां, उनको वापस लिख लिया। फिर तीसरा टेस्ट दिया, फिर कुछ गलतियां, उनको वापस लिख दिया। तो ऐसे करते करते अगले 10-12 टेस्ट में अगर आपने अपनी गलतियों को नोट डाउन कर लिया तो फाइनल एग्जाम में वो गलतियां रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों से हर पेपर के बाद बात होती है तो वो यही मतलब रोना आ जाता है उन लोगों को, और वो यही पछताते रहते हैं कि सर हमने जो रेगुलर में हम जो टेस्ट में गलतियां करते थे वही गलतियां हमारी वहां पे रिपीट हो गई, वही चीज है, पेपर छूट गया, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, सिली मिस्टेक हो गई, एक सेक्शन पूरा छोड़ के आ गए, एक क्वेश्चन में 15 मिनट दे दिया, तो 2-3 क्वेश्चन टफ आ गए थे तो डिमोटिवेट होकर वहां पे घबरा गए। और ये सारी चीज अगर आपके डेली अभी हो गई ना अगले 10 टेस्ट में, तो वहां पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर अभी नहीं हुई तो वहां पे ज्यादा फाइनल रिहर्सल में बहुत दिक्कत आएगी। आप खुद ही सोचो, जैसे मान लो कोई भी चीज होती है, कोई भी हमको मान लो कोई डांस भी करना है, तो डांस के पहले हमको कहीं ना कहीं कितनी बार रिहर्सल करना पड़ता है। जितनी अच्छी रिहर्सल होती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, अल्टीमेटली वहां जाके हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। इसलिए अब ये जो बच्चे हुए टेस्ट हैं, थोड़े ही टेस्ट बच्चों में, 10 से 15 ही टेस्ट बच्चे हुए, इन 10 से 15 टेस्ट को बहुत अच्छे से दो। हर पेपर के बाद एनालिसिस करो। देखो आजकल आपको हमने वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं बहुत सारे बच्चे उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप देखते ही नहीं हो, टीचर पूरा 2 घंटे 3 घंटे इन्वेस्ट करके वो आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का बना रहा है। ठीक है, तो उसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, पेपर टफ ही बनेंगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ ही रहेगा। आपके नंबर कम आते हैं तो डरने की बात नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसको देखो क्यों कम आ रहे हैं, अगले पेपर में और इंप्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा सोचो कि पेपर अभी इजी दे देंगे, पेपर थोड़ा इजी नहीं आएगा, आपको उसी को मैनेज करना है। उस टफ पेपर में से आप कैसे स्कोर कर सकते हो ये आपको सोचना है। और पेपर होने के बाद हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम डिटेल में देखना है और समझना है कि हाँ यार ये मैंने ये क्यों गलती कर दी, ये क्वेश्चन में क्यों नहीं कर पाया। क्लास में तो पढ़ाया था लेकिन मैंने शायद रिवीजन में कहीं ना कहीं कमी रह गई, सीली मिस्टेक कर दी, या फिर क्वेश्चन को देख के मैं घबरा गया। आपको मैंने क्लास में बहुत सी बार ये भी बताया, जेईई ऐसे क्वेश्चन पूछता जो दिखने में बहुत डेंजरस दिखते हैं, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं तो हमको दिखता है यार ये तो बहुत आसान था, ये तो करने लायक क्वेश्चन था। लेकिन एग्जाम में क्या मैं उस क्वेश्चन को देख के घबरा गया। अब ये सारी चीजें कब पता चलेगी, जब आप पेपर के बाद उसका एनालिसिस करोगे। आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे तो पेपर आते हैं 2 घंटे बैठते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, चले जाते हैं, फिर तो गया पेपर भाड़ में। कोई बच्चे 3 घंटा पेपर भी देता है लेकिन उसके बाद पोस्ट एनालिसिस नहीं करता, तो उस पेपर का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो जितनी भी गलतियां आपने अभी तक कर दी है ये अब रिपीट ना हो, तो आपको क्या करना है, हर टेस्ट के बाद तो प्रॉपरली 3 घंटे उसका पेपर देना है, प्रॉपर टाइमली यूटिलाइज करके उसका पोस्ट एनालिसिस जरूर करना है, एरर एनालिसिस की क्या गलतियां हुई है, कहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम दिया। और देखो आपको रिपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिलती है, अवंती में पहले इतनी अच्छी रिपोर्ट मिलती नहीं, लेकिन आपके ये आउटपुट से हमने उसको और इंप्रूव करते 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 आज इतनी अच्छा रिपोर्ट आपको मिलने लग गया कि आपको पूरा डिटेल एनालिसिस आ जाता है टेस्ट के बाद कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, कितनी आपकी एक्यूरेसी रही, क्या नहीं रहा, वो उस रिपोर्ट से भी आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन इन सब चीज का फायदा तभी है जब आप उसको फायदा उठाओगे। अब फायदा ही नहीं उठाओगे, सिर्फ पेपर देने के चक्कर में पेपर दे दिया और अच्छे से पेपर नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों देखो पेपर का सबका लगभग 90% लोगों के साथ इशू था, आप लोग पेपर सही से नहीं दे रहे थे। अब आपको पेपर बहुत अच्छे से देना है, उसकी तैयारी कैसे करनी, क्या नहीं करनी, कैसे टाइम निकालना है, कैसे देना है, और मैंने बता भी दिया कैसे पेपर देना। पेपर रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो मन में तो आप पूछ लो पहले।
कि पेपर में देते टाइम आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, उसका क्या सोल्यूशन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछो एक एक। सर ऐसा होता है ना, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन हमें इजी लगता है, हम उसे करने हाँ लगते हैं, हाँ लेकिन हाँ उसे करते करते उसी में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। कैसे? हाँ वो हाँ ये होता है। अपन है ना ईगो ले लेते हैं, मन पे बात ले लेते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरा फॉर एग्जांपल लिमिट्स बहुत स्ट्रांग है, लिमिट्स में मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब अब ऐसा हो जाता है कि अब लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो मैं तो कर ही दूंगा। तो पता चला क्या कि लिमिट्स का उस पेपर में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आ गया। लेकिन लिमिट्स को लेके मेरे लिए अंदर वो था दिल में कि नहीं यार लिमिट्स तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो कर ही दूंगा। तो मैं उसमें करने जाता हूँ पता चलता होता ही नहीं। तो आपको है ना चीजें ऐसी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पेपर देते टाइम आपने क्वेश्चन को देखा, एकदम गिवन डेटा प्रॉपरली, एकदम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से पढ़ा, गिवन डेटा प्रॉपरली उतारा। गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारने के बाद देखा उसमें क्या पूछ रहा है, फिर ऑप्शंस भी देखे कि ऑप्शन में आंसर किस तरह से दिए हुए। ये सारी चीजें एनालिसिस करके उस पे थोड़ा सा उसमें 15-20 सेकंड 1 मिनट तक आपने टाइम इन्वेस्ट किया, 1.5 मिनट तक। 1.5 मिनट में बाद 1 मिनट के अंदर ही आपको लग जाएगा कि आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। अगर उसका कॉन्सेप्ट पता है और आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 2 से 3 मिनट इन्वेस्ट और कर दो। लेकिन आपको अंदर से अगर आगे इसका कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं, इसका फॉर्मूला शायद गड़बड़ आ रहा है, तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि उसी टाइम में पीछे पड़ गया। हाँ कोई क्वेश्चन आपको इजी भी लग रहा है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, आपने पूरा सॉल्व कर दिया, पता चला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि अपने पूरा सॉल्व कर दिया, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। और अपन जब देख रहे हैं पूरे सॉल्यूशन में गलती कहाँ है, गलती भी पता नहीं चल पा रही, उस वक्त गलती पता चलेगी भी नहीं। आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छी, बहुत कॉमन चीज है जो लगभग बहुत बच्चों के साथ होती है, लेकिन इसका तरीका बहुत कम को पता होता है। आप क्या करो, मान लो कोई क्वेश्चन आपने किया, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता था, आपने पूरा सॉल्व कर लिया, पर ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन में जो आंसर आपका रहा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। फिर आपने सोचा अरे मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी, फिर आपने सारी स्टेप्स चेक करी। बहुत सी बार तो मिस्टेक मिल जाती है, लेकिन बहुत सी बार वो मिस्टेक मिलती नहीं कि कहाँ गलती करी है। तो वो मिस्टेक उस समय मिलेगी नहीं, तो आप क्या करो, उसको फोल्ड करके उस कागज को साइड में रख दो। आपके पास आपको है ना एग्जाम में भी वो वर्कबुक मिलेगी, तो आपने उस कागज को फोल्ड कर दिया, साइड में रख दिया। आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस उस पे जाना, फिर वापस से देखना कि कहाँ गलतियां करी। तो 90% चांसेस है कि आपको वो गलती पकड़ में आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, उस माइंड सेट में हम वो गलती देख नहीं पाते। जब थोड़ा सा डेविएट होते हैं, आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद वापस उस क्वेश्चन पे देखते हैं, तो अपन को वो गलती दिख जाती है। तो उस वक्त उसको इसके पीछे मत पड़ना। आपसे हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा है तो आगे बढ़ जाना। फिर पेपर के आखिरी के आधे घंटे में, आखिरी के 1 घंटे में फिर वापस उस क्वेश्चन पे रिपीट जाना, फिर आपको मोस्ट चांसेस है कि आपको क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके सर। हाँ यस सर। हाँ और पूछो। सर एक और प्रॉब्लम थी, मतलब हाँ जैसे पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट डेली बेसिस पे कैसे हैंडल करें? हाँ चारों सब। अच्छा बायो भी है आपका, ठीक है। तो जिन बच्चों का बायो भी है तो उनके लिए तो मैं यही करूंगा, बायो पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो। जब आपका एग्जाम होगा बोर्ड्स का, तभी उस पर ज्यादा फोकस करना। हाँ मैं अभी ये बता देता हूँ कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को कैसे हैंडल करना, वो देखो। अब देखो आपकी क्लासेस जनरली यहाँ पे पर डे 2 क्लासेस होती है। एक दिन मान लो फिजिक्स और मैथ्स है, किसी दिन फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो आप चाहो तो देखो एक स्लॉट तो आपका स्कूल का चला जाएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर एक स्लॉट आपका क्लासेस का जाएगा, 3 घंटे मान लो क्लासेस के जा रहे हैं। अब स्कूल और क्लासेस के अलावा और इसके अलावा जो भी आपका खाने पीने का आपने काम कर लिया, सोने का काम कर लिया, और जो भी स्कूल का छोटा मोटा होमवर्क कर लिया, ये सारे हटाने के बाद अब कितना टाइम आपके पास बच रहा है, उस बचे हुए टाइम में आप चाहो तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर दे सकते हो, या फिर जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उसको थोड़ा सा ज्यादा देख के, जो सब्जेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम ज्यादा इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो आपको डिसाइड करना होगा। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आज आपकी क्लास मान लो फिजिक्स और मैथ्स की होने वाली है, और उसमें आपको कुछ सर ने होमवर्क दिया था, तो फिजिक्स और मैथ्स का पहले प्रायोरिटी पे आप होमवर्क फिनिश कर लो और पिछली क्लास का रिवीजन कर लो, ताकि जो भी डाउट्स हो तो उसी दिन क्लास में क्लियर हो जाए। फिर अगले दिन केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास है तो केमिस्ट्री और मैथ्स का कर लो, अगर समय कम है तो। किसी दिन आपने जब स्कूल की छुट्टी मान ली तो आपके पास पूरा दिन रहेगा, फिर जो भी बच्चा कुचा पोर्शन है उसको उस बचे हुए दिन में फिनिश करने की कोशिश करो। इसी तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप कभी कभी तीनों सब्जेक्ट को ही टाइम दे दो, ऐसा बहुत कम होगा। क्या मान लो फिजिक्स को भी 2 घंटे दे पा रहे हो, केमिस्ट्री को भी 2-3 घंटे दे दिए, केमिस्ट्री को भी 2-3, ये तब हो पाएगा जब आपके पास स्कूल का लोड नहीं होगा, या फिर आप जिस दिन छुट्टी के दिन हो तो आपके पास टाइम बचा पर दे पाओगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ और पूछ लो कुछ हो तो।
ठीक है यहाँ तक? चलो अब इसमें मैं थोड़ा डिटेल में मैंने सारी चीजें लिखी है। आप ये जब मैं शेयर करूंगा पीडीएफ, आप इसको घर पे जो जो समझाया मैंने, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दी है। ठीक है, आप इसको एक बार प्लान कर लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, यस सर। एरर एनालिसिस टाइमली, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, स्ट्रेस बहुत होगा धीरे धीरे आगे जैसे जैसे जाएंगे, क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कुछ टफ टॉपिक भी आएंगे। टफ टॉपिक के क्वेश्चन आपसे जब होंगे नहीं, जब क्वेश्चन होते नहीं है, चीजें सब मैनेज नहीं होती, तो मेंटली बहुत स्ट्रेस आता है। उस स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करें, क्या करें, उसके लिए कुछ बहुत सारी टिप्स आपको ऑलरेडी पता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलती रहती है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें पता ही है, कुछ मैं बता देता हूँ। एक तो घर पे अब थोड़ा सा आपका जो डाइट है, सबसे पहले मैं डाइट पे आता हूँ। आपका जो खाना है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। जंक फूड अगले 3 महीने बंद कर दो। बंद मतलब अगर आपको रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो लिटरली बता रहा हूँ, जंक फूड खाना बंद कर दो। जितना भी जंक फूड आप खाते हो, वड़ा पाव हो गया, सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये खाने से क्या होता है ना कि अपन बॉडी अपनी एक्टिवली काम नहीं कर पाती। और इस समय हमें अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव करना है, क्योंकि आपके पास इतना सारा काम है। आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल का वर्कलोड भी मैनेज करना है, क्लासेस अटेंड करनी है ऑनलाइन 1.5 से 3 घंटे की, उसका होमवर्क भी करना है, सोना भी है, घर का भी स्ट्रेस मैनेज करना है, घर के भी छोटे मोटे काम करने हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है। तो इन सारी चीजों में इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा वर्कलोड है, अगर आपका खान पीन और सोना सही से नहीं हो पाया तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं बीच में बीमार पड़ जाओगे या फिर आप गिव अप दे दोगे, अपने आप बॉडी ही गिव अप दे देगी। तो पहली चीज, आपका खाना बहुत प्रॉपर होना चाहिए। घर का खाना खाओ, शुद्ध देसी, एकदम प्रॉपर, सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, डाइट लो अच्छी से। सेकेंडली चीज, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। एक बार मैंने बोला था लास्ट ईयर कि भाई कम से कम 6 घंटा सोया करो। 6 घंटे की अच्छी नींद हो जाती है तो आपका माइंड दिन भर एक्टिव रहता है। अब उसमें एक बच्चे ने क्या किया, दोपहर में 3 घंटा सो गया, रात में 3 घंटा सो गया, या फिर दोपहर में 2 घंटे, 2.5 घंटे सो गए, रात के 3-4 घंटे सो गए, तो वो गलत है। मैं अगर ये बोल रहा हूँ आपकी 6 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो 6 घंटे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्रीफरेबल टाइम है 11 से लेके 5। 11 से 5 के बीच में आप देखो, बहुत सारे बच्चों की भी हैबिट नहीं होगी, बहुत सारे लेट नाइट स्टडी करते हैं, नो डाउट। मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे लेट नाइट स्टडी करते, किन्हीं किन्हीं को नाइट में ही अच्छा लगता है, पसंद, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं रहता। लेकिन वो आपके लिए आगे जाके Yes. पूरा नुकसान दे देगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आ गया, तो आपका माइंड ही उस वक्त वर्क नहीं करेगा। माइंड का क्या होता है, साइकिल होता है, जैसा अपन उसको ट्रेन करते हैं ना, जिस समय जैसा ट्रेन करते हैं वैसा ही होता है। जैसा मान लो अपन को आपने एक हैबिट देखी होगी, हमारी जो डेली सोने की आदत होती है, उसी समय हमें नींद आना चालू हो जाती है। मान लो मेरी आदत है भाई, मुझे 11 बजे नींद आएगी, तो मुझे डेली बेसिस पे 11 बजे नींद, क्योंकि मेरा माइंड ही ऐसा हो चुका है। तो आपको अब उसको ट्रेन करना होगा। जिन बच्चों की भी लेट नाइट स्टडी की आदत है, शुरू के 7-8 दिन अटपटा लगेगा, पर आप कैसे भी करके दिन में सोना बंद कर दो, दिन भर मेहनत करो और कैसे भी करके 11 साढ़े 11 तक सो जाओ। 11 साढ़े 11 तक सोने के बाद सुबह अगर आप 4:30-5 बजे उठ जाते हो, तो आपका मॉर्निंग में अच्छे से काम भी हो जाएगा और आपका वो जो रूटीन है वो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। शुरू के हफ्ते भर आपको अजीब लगेगा, जिनकी आदत नहीं उनको अजीब लगेगा, लेकिन आपको इसे आदत बनानी पड़ेगी। मॉर्निंग का टाइम कोशिश करा करो, उठने के बाद डेली आधा घंटा मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करो, ज्यादा भी नहीं, आधा घंटा कर लेना बहुत है। एक्सरसाइज में क्या, थोड़ा बहुत आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, वॉक पे चले गए, रनिंग कर ली। अगर आप मॉर्निंग के शुरू के अच्छी एक्सरसाइज कर ले तो दिन भर आपका फ्रेश जाएगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि ये आधा घंटा आप सेव करके कुछ कर लोगे। आधा घंटा अगर आपने एक्सरसाइज में दे दिया, थोड़ी अच्छी चीज कुछ कर ली, तो आपको पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। वो ही इंपॉर्टेंट, क्वालिटी टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो लेकिन कुछ इसका आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। तो क्वालिटी टाइम कब मिलेगा, जब मॉर्निंग में उठ के आपने आधा घंटा इतनी एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद केमिस्ट्री के जो भी रटने वाले पोर्शन है, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का जो भी रटने वाला पोर्शन, उसको एक बार रिवाइज कर लिया। जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, फॉर्मूला शीट अगर आपकी बनी हो तो इसको एक बार पलट पलट के देख लिया। अगर आप मान लो स्कूल से घर से स्कूल बस में जाते हो तो बस में रास्ते में एक बार पलट पलट के देख लिया। लेकिन हाँ, ये चीजें मॉर्निंग में थोड़ी एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, टाइमली सोना, ये अगर आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो कर लिया तो आपके अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग जाएगा। आपको ये जो स्ट्रेस नाम की चीज है ना, ये धीरे 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 हटने लग जाएगी। और हाँ, खाना अच्छा होना चाहिए। आप खाना अच्छा खाओगे ना तो बॉडी भी अच्छी वर्क करेगी, माइंड भी अच्छा वर्क करेगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ये देखो, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम फॉलो नहीं कर पाते। राइट, बहुत कम ही लोग हैं, आज मैं भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें से मेरे को नहीं लगता कि पता नहीं कितने लोग कर पाएंगे। हो सकता है आज आपने सुन लिया, 4-5 दिन तक फॉलो करो, वापस भूल जाओगे। प्रॉब्लम क्या, कंसिस्टेंसी चाहिए।
अगले 3-3.5 महीने तक फॉलो कर लेना तो आपको आपने अपने आप में बहुत चेंजेस मिल जाएंगे। क्योंकि देखो अपनी जर्नी बहुत लंबी है अभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3.5 महीने की है। 3.5 महीने की तो अभी जेई मेंस की फर्स्ट अटेम्प्ट की, उसके बाद बोर्ड्स आएगा, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आएगा, फिर एडवांस आएगा, फिर आपको काउंसलिंग करवाना, फिर आपको कैसे भी करके कॉलेज में भिजवाना है। एक बार आप कॉलेज में पहुंच गए फिर हमारी पूरा गोल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज के बाद भी आपको परेशान करेंगे, बीच बीच में फोन कर करके क्या कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली अपनी जर्नी अभी लंबी है तो उसके लिए अपने आप को आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद जो भी आपको हैबिट बनाना आपकी मर्जी, लेकिन अभी कॉलेज तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। बीच में कभी आपको डिमोटिवेशन लगे, कभी लग रहा हो कि सर इसको कैसे मैनेज करें, क्या मैनेज नहीं करें, कोशिश करो अपने टीचर को टेक्स्ट मैसेज कर दो। और आपको ज्यादा ही अर्जेंसी चाहिए तो आप टेक्स्ट मैसेज पे लिख दो कि सर आई नीड टू टॉक, आप मुझे कभी भी प्लीज कॉल कर लेना, तो टीचर अपना फ्री स्लॉट देके आपको कॉल भी कर लेगा। ठीक है, सर आप उसमें लिख दो मैसेज में कि सर मुझे बात करनी है। हाँ बोलो। सर कंसिस्टेंसी मतलब रह नहीं पाती, कभी कभार हमारा जो वो है ना टाइम टेबल वो हाँ हाँ डेली एक जैसा नहीं रह पाता, और कंसिस्टेंसी कभी कभार ब्रेक हो जाती है, और जेई का जो प्रिपरेशन है ना वो भी एक आध दिन हाँ। छूट जाता है। देखो अरे ये सबके साथ होता है, होगा ही नहीं है। मतलब मैं भी बोलूँ ना एज अ टीचर कि मैं अपना टाइम टेबल बनाऊं उसको पे फॉलो करके स्टिक रहूं, नहीं हो पाता है, राइट। तो आपको ट्राई करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे आपका शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। देखो मैंने पहले ही टर्म के लिए शॉर्ट गोल बना, ऐसा नहीं कि अपन आज मोटिवेट हुए, जैसे सेशन खत्म करा आप लोग गए एकदम लंबा चौड़ा 4 पेज का आपने पूरा शेड्यूल और टाइम टेबल बना कि अब तो मैं ऐसा फॉलो करूंगा, वो होगा ही नहीं। थोड़े दिन होगा फिर छूट जाए, फिर टूट जाएगा। आपने कितने टाइम टेबल बनाए होंगे अपनी लाइफ में, आज तक कोई पूरा फॉलो हो पाया है क्या? बहुत कम लोगों को नो होता, किसी सर। का नहीं होता, होता ही नहीं सर। है। तो आपको है ना डेली बेसिस के शॉर्ट टर्म गोल्स रखने। शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सेशन कंप्लीट हो 6 बज गई, आज की रात की 10 बजे तक का 11 बजे तक का मेरा क्या गोल है वो आपने डिसाइड कर लिया, उसको पूरा करो। फिर अगले दिन का गोल अगले दिन डिसाइड करना। छोटे छोटे गोल्स में अपना अपना काम करो। आ रही बात समझ में? लंबे लंबे ओके गोल्स सर। नहीं बनाना है आपको कि अगले 3 दिन 4 दिन तक मुझे क्या करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, फिर अगला गोल बनाओ, फिर अगला गोल बनाओ, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे। ओके सर। यस सर। हाँ और बताओ, बोलो बोलो। और इसमें सर रजिस्ट्रेशन मेरे कब से स्टार्ट होता है? साथ हाँ क्या कह रहे हो, एक एक करके। सर मेंस में रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होता है? नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नवंबर में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा इन सब चीजों का भी लोड मत लेना। एक चीज और बताना है, बहुत सारे चीजों को रहता है कि यार फॉर्म कब आएगा, ये वाला एग्जाम का फॉर्म कब निकलेगा, लास्ट डेट निकल तो नहीं जाएगी, उसमें ना नेट में सर्च करते करते अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको इन सब चीजों का लोड नहीं लेना है। जिस भी एग्जाम का फॉर्म, जिस भी रजिस्ट्रेशन डेट चालू होगी, जो भी एग्जाम आने वाली होगी, उसकी लास्ट डेट कब है, उसका क्या टाइम लाइन है, कैसे उसको फिलअप करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप में आएगी। क्लियर है? जो भी आपके ग्रुप के मैंने जी जैसे सर। लोकेश सर है, जो भी हर ग्रुप में आपके स्टूडेंट मैनेजर है, मोहित सर, पंकज सर, वो आपको हेल्प करते रहेंगे, वो टाइमली आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको इन सब चीजों को लोड नहीं लेना, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। हाँ और बोलो। सर मेरे साथ ना ऐसा बहुत बार होता है कि मैं क्वेश्चंस कर रही होती हूँ, ठीक है, तो हाँ हाँ कभी कभी एक क्वेश्चन आता है जिसमें मैं बिल्कुल ही अटक जाती हूँ, मतलब होता ही नहीं है। उसके बाद ना मैं बहुत ज्यादा ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लाइक मेरा मन ही नहीं करता उसके बाद करने का। उसको कैसे मैं कोप अप करूँ सर? हाँ देखो ये चीज ये है कि आपको है ना ये एग्जाम में भी होगा। एक बार क्या हुआ था, मेरा ही पेपर था, मैंने 2012 में पेपर दिया था जेई का, 11-12 में। तो जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैथ्स का जब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, शुरू के 4 क्वेश्चन बहुत टफ थे। ऐसा होता है बहुत बार, क्वेश्चन बीच में इजी होंगे या फिर हो सकता है आखिरी में इजी हो, लेकिन शुरू के 4 क्वेश्चन इतने टफ थे। और मेरा मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग था, फिर केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा वीक था, केमिस्ट्री में कुछ आता ही नहीं था मुझे, मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो शुरू के 4 क्वेश्चन ही टफ आ गए। अब कभी कभी क्या होता है ना, अपन कॉन्फिडेंट होके जाता हूँ। स्टार्ट भी मैंने मैथ्स से किया था, मेरा यही रहता है कि पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करूंगा, तो मैथ्स से स्टार्ट किया, शुरू के 4 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, और टफ भी उन चैप्टर से आए जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा वहां पे पूरा मोटिवेशन हिल गया। ये हो गया कि यार अब क्या करूं, ये तो मतलब पूरा गड़बड़ हो गया मामला, मेरे से तो क्वेश्चन हो नहीं रहे। फिर मुझे लगा क्या पता मेरी प्रिपरेशन कम हो गई, ये क्या हो रहा है, फिर मेरे से हो नहीं रहा, तो मैं वहां पे बहुत डगमगा गया। फिर मैंने वहां पे डीप ब्रेथ ली, फिर मेरे अपने टीचर की बात याद करी कि ऐसा होगा, क्योंकि उन टीचर ने मुझे पहले से बता के भेजा था कि ऐसा हो सकता है। तो वहां पे मुझे उनकी बात आता है, हाँ यार सर ने कहा था ऐसा होगा, लेकिन मुझे घबराना नहीं है। मैंने एकदम लंबी सांस ली, थोड़ी देर तक रोके, उसको छोड़ा, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है आगे बढ़ता हूँ, जब तक पूरे 30 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक घबराना नहीं है। आखिरी 30 क्वेश्चन तक मुझे अल्टीमेटली पूरा पेपर तो करना नहीं है, जो जो क्वेश्चन मुझसे होते जाएंगे वो मुझे करना है और आगे बढ़ना, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं कॉन्फिडेंटली छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं उसके पीछे ही पड़ जाओ,
जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था। तो ऐसा कभी कभी होगा कि आपके साथ क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। और मान लो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एक बार अटेम्प्ट किया, अभी नहीं हुआ, उसको वहीं पॉज करो, उसका सेकेंड अटेम्प्ट किसी और स्लॉट में दो, रात को या फिर दिन में, शाम में, अगले दिन सुबह, अगले दिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सेकेंड बार अटेम्प्ट करने के भी नहीं हुआ, फिर उसको आप सॉल्यूशन देख के, हिंट देख के फिर आगे सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको मतलब उस पे आपने फॉर एग्जांपल उसको डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया। क्वेश्चन नहीं होंगे चलेगा, ये बट ऑब्वियस है, क्वेश्चन होना नहीं होना कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो हमें डरना नहीं है, उसको 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करना है, फिर भी नहीं होता तो सॉल्यूशन देख के समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, ओके सर। अच्छा यस एक और बहुत जरूरी बात याद आ गई जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग सुनना ध्यान से, और हो सके तो इसको लिख लेना। जनरली होता क्या है ना, जैसे जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जाके मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। अब जब मैंने 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, तो आपका क्या हैबिट रहता है, घर पे हम एकदम कैजुअली इसको करते हैं, आराम से क्वेश्चन देखा, आराम से लिख रहे हैं, और वो 20 क्वेश्चन को आपने करीबन 3-4 घंटे दे दिए आराम से करते करते। आपको ये गलती नहीं करना है किसी को भी। आपको जो भी क्वेश्चन मिला है होमवर्क के लिए, या फिर आप जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, आपको उसी तरह से अटेम्प्ट करना जैसा आप टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन का आपका होमवर्क है, 20 क्वेश्चन का टारगेट है, पीछे सामने घड़ी सेट करो, टाइमर सेट करो कि 20 क्वेश्चन मुझे 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में मुझे करना है। तो जैसे टेस्ट पेपर में जैसी स्पीड रहती है उसी स्पीड में आपको सॉल्व करना। जो क्वेश्चन हो रहा है उसको कर दो सॉल्व, टिक करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर से छोड़ के आगे बढ़ो, पूरा अटेम्प्ट हो जाए। आखिरी के 15-20 मिनट बच्चे, फिर जो क्वेश्चन नहीं हो उनको वापस री अटेम्प्ट करो, लेकिन 1 घंटे तक जैसा टाइम टेस्ट में टाइम होता है वैसा ही करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम कैजुअली करो, क्योंकि आपकी वो हैबिट एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है, ये बहुत बार हुआ है बच्चों के साथ। ये हैबिट अगर आपने ध्यान से नहीं सुधारी तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे आप एग्जाम में करते हो, क्योंकि जैसी आपकी आदत बनेगी ना वही आदत आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आपको जो भी आगे से प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले टाइमिंग में होना चाहिए, और जैसा प्रेशर एग्जाम में होता है ना उसी प्रेशर में दो। उसमें क्या होगा ना, आपसे गलतियां होगी, सिली मिस्टेक होगी, कैलकुलेशन एरर होगी, प्लस माइनस में मिस्टेक होगी, तो वो उसी वक्त पता चलेगी। अगर आप कैजुअली दोगे, एकदम फ्री माइंड होकर दोगे, तो गलतियां होगी नहीं आपसे, और वो जो गलतियां यहाँ पे नहीं होगी फिर एग्जाम में हो जाएगी। इसलिए पहले ही गलतियां कर लो ताकि एग्जाम में गलतियां कम हो। क्या बात समझ में आ रही, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ओके। हाँ, और कोई किसी को कुछ पूछना है? सर इस बार ऑफलाइन टेस्ट वगैरह कुछ होंगे? हाँ, ऑफलाइन टेस्ट बीच बीच में होते रहेंगे। आपको माइक ऑफ, ऑफलाइन टेस्ट बीच बीच में जो भी होंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, नो डाउट होंगे। और उन ऑफलाइन टेस्ट में हो सकता है कि कभी मैं आ जाऊँ, कभी मनीषा मैम आ जाए, कभी जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं वो भी आपके आए और आपसे मिलके जाए। मैं भी कोशिश करूंगा अगर मैं फ्री हो पाया तो जहाँ पे भी आपका ऑफलाइन टेस्ट हो, एक बार आपसे टेस्ट वाले दिन वहाँ पे सेंटर पे हो, ताकि आपको और कोई भी बात हो वहाँ पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑफलाइन टेस्ट हो तो कोशिश करना सब लोग दो, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट का देने का अपना ही एक माहौल रहता है और बहुत अच्छी आपकी आदत बनती है। सर हाँ बोलो। सर पंजाब में भी आपका कोई ऑफलाइन सेंटर है? पंजाब और बाकी जगह अभी फिलहाल ज्यादातर ऑफलाइन टेस्ट तो खैर दिल्ली में होते हैं। पंजाब और बाकी स्टेट्स में भी अगर ऑफलाइन टेस्ट हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे कि जहां तक पॉसिबल हो पाया, जहां तक मैनेजमेंट से बात हो गई या फिर अगर मैनेज हो पाया तो आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट जरूर रखें, पूरी कोशिश करें। क्लियर है? ओके सर। यस सर। हाँ बोलो। सर जो मेंस का एग्जाम है उसमें टाइमिंग से भी रैंक वेरी कर सकते हैं? आपको बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या कह रहे हो? सर जो पेपर होगा उसमें टाइमिंग से भी रैंक वेरी कर सकती है, रैंक या परसेंटाइल? नहीं, टाइमिंग से वेरी नहीं होता, एक्यूरेसी से होता है। कि फॉर एग्जांपल 2 बच्चों के नंबर सेम आए, एक बच्चे का 110 नंबर आया, दूसरे का भी 110 नंबर आया, फिर वो देखते हैं कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब किसने नेगेटिव कम अटेम्प्ट की। ये भी तो कोई इंपॉर्टेंट, इसलिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहेगी उसको ऊपर रैंक में देंगे। तो मान लो कभी कभी होता है, मान लो एक्यूरेसी भी सेम है, फिर वो सब्जेक्ट लेवल पे जाता है, फिर देखते हैं मैथ्स में मार्क्स किसके जाता है, फिर मैथ्स के बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरह से चीजें चलती है। ठीक है,
मतलब सर अगर हम एग्जाम में पूरे 3 घंटे कंज्यूम करें तो रैंक उससे पहले तो नहीं करेगी? नहीं, देखो पहली बात, जब आप जेई का पेपर देने जाओगे आपको 3 घंटे से पहले उठने ही नहीं देंगे। आप बोलोगे सर हमारा पेपर हो गया, हमको जाने दो घर, तो बोलेंगे चुपचाप बैठ जा, ठीक है। वो आपको 3 घंटे में के पहले आपको उठने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अगर मान लो आपकी तैयारी हो नहीं हो, आप एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर घुस गए तो आपको 3 घंटा वहां बैठना ही है। तो वो जब तक आप और वो जब तक वो क्लोज नहीं होगा विंडो, तब तक आप वहां पे जा नहीं सकते। तो आपको पूरा 3 घंटे पेपर देना ही है, ठीक है। और ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि टाइमिंग का कुछ मैटर करे, आपको पूरा टाइम यूटिलाइज करना ही है। आप क्यों कम टाइम करोगे? 3 घंटे भी बहुत सी बात कम पड़ जाती है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। ये सारी चीजें कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, ग्रुप में स्टडी, ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करो। जैसा कि आपका जो डाउट डिस्कशन ग्रुप है उसमें अपने डाउट्स पूछते रहो, ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी उससे कम होता है। और एक दूसरे की हेल्प करो, ऐसा नहीं है कि चलो आप मैं क्यों करूं। आप अगर वो डाउट सोल्व करोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, कल से आपको डाउट आया तो कोई और आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एक्सरसाइज डेली करना, कोशिश करना एक्सरसाइज डेली करो, और छोटे छोटे अपने गोल्स बनाओ, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, खाना पीना ध्यान रखना, और ये अपना चीजें वो करना। क्वेरीज लगभग तो कुछ क्वेरी मैंने डिस्कस कर लिए, फिर भी और किसी को क्वेरी हो तो जल्दी पूछो, नहीं तो फिर मैं आपको आगे करियर गाइडेंस का बता देता। सर आप बताने वाले थे कितने मार्क्स पर कितनी हाँ, परसेंटेज? वो मैं आगे आने वाली स्लाइड में बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर जो भी हो पूछते रहना, सेशन के एंड में भी आप अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हो। 12th के बाद क्या करना है, क्या उसके बारे में देखो ये स्लाइड्स बनाई है, ठीक है। कैसे करियर डिसाइड करना है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस पे ज्यादा डिटेल में एग्जाम जाऊंगा नहीं, आपको साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो काम की चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हमें कोई भी अच्छा कॉलेज मिलता है तो अच्छे कॉलेज में मिलने के बाद अच्छा जॉब मिल जाता है, अच्छा हम आगे खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ अपने आप में चेंजेस आते हैं। तो एक अच्छा कॉलेज होना, अच्छा माहौल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको इन एग्जाम को क्रैक करना ही पड़ेगा। इसलिए इन एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है रादर देन 12th के मार्क्स का, ठीक है। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि 12th का मार्क्स आप ठीक ठाक 75 से 80 या 80 तक भी लेके 80-85 तक चलेगा, लेकिन जेई में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। खैर मेडिकल का है तो मेडिकल का तो ऑलरेडी हो चुका है, मेडिकल वाले बच्चों के लिए। इंजीनियरिंग में 2 चीजें आप कर सकते हैं, बीई बीटेक और बीएससी। जो बच्चे इंजीनियरिंग के वो बीटेक कर सकते हैं, और जो बच्चे बीटेक या बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको बीई बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप बीएससी भी कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं डिजाइन वगैरह में, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जेई मेंस का एग्जाम के बारे में ऑलरेडी सबको पता है, ऑलरेडी आप सब लोग पेपर देते हो। तो तीनों सब्जेक्ट आते हैं, 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। 3 घंटे का समय रहता है, +1 -4 मार्किंग रहती है, 10-20 ऑब्जेक्टिव, 10 न्यूमेरिकल, उन 10 में से 5 न्यूमेरिकल आपको करने रहते हैं। तो इसमें तो आपको ऑलरेडी पता है। कट ऑफ लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था, 2024 का कट ऑफ किसका है, ये एडवांस में अपीयर होने का। जनरल कैटेगरी को बच्चों का कट ऑफ था 93, ईडब्ल्यूएस का 81 था, एसटी का 46, एससी का 60, और ये सपोर्ट दिया, ठीक है। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था, मतलब इतने कट ऑफ के बाद वाले बच्चों ने एडवांस को अपीयर किया था। अब कितने कट ऑफ पे क्या मार्क्स आ रहा है उसका नजर देख लेते हैं। देखो अगर आपको मैं बताऊं, जैसे ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये देखो ये 94 से 96 मार्क्स कितने आ रहे हैं, 91 to 100। अब देखो ये एवरेज लिया गया, अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग डेटा था, लेकिन एक एवरेज एनालिसिस किया गया। ऐसा मत बोलना कि सब मेरी शिफ्ट में तो कुछ और हुआ था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा ही चल रहा है। तो अगर आपने लगभग 100-120 नंबर भी पहुंच गए तो भी आपका परसेंटाइल 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहा है, मतलब 100 मार्क्स प्लस में आपका 95 परसेंटाइल क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये उस पेपर की बात हो रही जो थोड़ा मीडियम हार्ड लेवल का आया। जनरली प्रीफर यही किया जाता है, आप 120 नंबर क्रॉस कर लो, 120 से 140 नंबर अगर आप लेके आ जाते हो 140 तक, 120 से 140 तक, तो आपका स्कोर थोड़ा सिक्योर हो जाता है, फिर चाहे किसी भी तरह का वो पेपर हो, इजी भी होगा तो भी। अब मान लो 120 नंबर लाने, हाँ 1 मिनट सर एडवांस के लिए कितने लाने हैं? एडवांस के लिए ये कट ऑफ था ना, ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है एडवांस को अपीयर करने के लिए। आया समझ में? अगर आपके एडवांस में अपीयर करना तो आपको इससे थोड़ा ज्यादा लाना होगा, ये मिनिमम है। क्लियर हुआ? अब कितने कौन से परसेंटाइल पे कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिलता है वो रेंज पता कर रहे हैं।
उस रेंज में मैं आपको बता रहा था कि अगर 120 से 140 नंबर अगर आप लेके आते, अब देखो 120 मतलब 120 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 30, राइट, मतलब 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन को अगर 3 सब्जेक्ट में भी डिवाइड कर दो तो लगभग 10-10 क्वेश्चन। तो अगर आप हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन भी सही करते हो मिनिमम, तो आपका 120 का स्कोर क्रॉस हो जाता है। 120 का स्कोर क्रॉस होता है मतलब 95% क्रॉस कर गए। तो हमारा इसलिए देखो चीजें टफ नहीं है। पूरे टोटल 90 क्वेश्चन में से अगर आपने प्रॉपरली 10-10 क्वेश्चन भी प्रॉपरली कर लिए हर सब्जेक्ट वाइज, तो भी बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके सर। यस सर। ओके सर ये ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, ओबीसी एसटी सर्टिफिकेट? हाँ, ये सर्टिफिकेट वगैरह का काम पहले ही थोड़ा थोड़ा साइड में अपने घर वालों को बोल देना बनाते रहे, ठीक है। अगर हाँ जनरल वाले बच्चे अगर वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ऐसा कुछ हो उनका जुगाड़, क्या आपकी सैलरी कम हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बना लेना। ये कुछ रैंकिंग है अच्छे अच्छे एनआईटी अच्छे अच्छे आईआईटी की, वो मैं आपको बताऊंगा। ये एडवांस वगैरह का है, ये हम देखो एडवांस का भी कट ऑफ बहुत कम होता है। इस सारी डिटेल हम जब तैयारी आपको करूंगा तब मैं बताऊंगा। इसके अलावा भी और एग्जाम्स होती है, महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की कुछ एग्जाम होती है, कॉमेड, साउथ के जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है साउथ इंडिया के, उसके लिए ये एग्जाम होती कॉमेड। ये होती एक महाराष्ट्र सीईटी, महाराष्ट्र में जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज उसके लिए एग्जाम होती है। तो जितनी भी एग्जाम रिलेटेड डिटेल है या मैं आपको आगे जब जनवरी फरवरी में हम तैयारी करेंगे तब आपको बताएंगे। एक होता है बिटसेट, ठीक है। अगर आपको मान लो मेडिकल या इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो एक दूसरा बीएससी के लिए सीयूईटी एग्जाम होता है, आपको पता होगा सीयूईटी एग्जाम के बारे में। इससे रिलेटेड ये सारे कॉलेज मिलते हैं, बीएससी का इसमें कोर्स कराया जाता है। ये सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न है, लेकिन सबके लिए सिलेबस वही है, इसलिए आपको तैयारी तो वैसी ही करनी है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट मान लो रिसर्च में है, एडवांस स्टडीज में है, उसके लिए भी कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, जैसे एक आईआईएसटी और दूसरा आईएसआई है। आईएसआई जनरली मैथमेटिक्स वालों के लिए रहता है, जिनको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए आईएसआई का एग्जाम होता है। वो भी बहुत लेट होता है, मई में होता है, मतलब आपका एडवांस के बाद होता है। एक होता है दूसरा आईएएसटी, उसमें आप साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड भी अच्छी चीजें करते हैं, मोस्टली साइंस के लिए है वो। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका आईएसआई है। तो ये भी एक एग्जाम है, इनके खुद के अपने आईएसआई का खुद का एग्जाम होता है और आईआईएसटी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ले लेता है। आपको मान लो प्योर साइंस में इंटरेस्ट है तो आईआईएसईआर आप दे सकते हो, उसका भी एग्जाम सेपरेट होता है, जिसमें जिन बच्चों को साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो भी बीएससी और बीएससी ऑनर्स के बहुत अच्छे अच्छे कोर्स करवाता है। आरआई एग्जाम होता है, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्स है ये सारे बता रखे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्टरनेट भी होते हैं, जैसे मान लो तो आपको इंजीनियरिंग में नहीं जाना, कुछ और ही करना है, तो आर्किटेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हो। जिसको डिजाइन वगैरह में इंटरेस्ट है वो आर्किटेक्ट का एग्जाम भी दे सकता है। आर्किटेक्ट का एग्जाम जेई भी लेता है, जेई के अलावा भी एग्जाम होता है, ठीक है। ये एग्जाम है। एक होता है एनडीए का एग्जाम, अगर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो, इंडियन मरीन में जाना तो इसका ये एग्जाम है, ठीक है। तो देखो ये क्या बायो का आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एग्जाम रिलेटेड जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं आपको डिटेल में किसी दिन पढ़ाऊंगा। अभी वो मेरा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना अभी इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो ये है कि अगले 3 महीने हमको कैसे भी करके अच्छे से यूटिलाइज करना। कुछ यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिए हैं जो मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, वो भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी। ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आपके पास पूरा कोटा रहेगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। सॉरी पता नहीं चला, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था मेरा। तो देखो वो लगभग एंड पे था, तो मैंने आपको सारी एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल किसी दिन अलग से सेशन लूंगा और आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, कब कौन सी एग्जाम आ रही, कब किसका फॉर्म निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज अभी है, जो मैंने आपको समझा दी है, कि अगले आने वाले 3-3.5 महीने इसको बहुत ईमानदारी से यूटिलाइज करो। जो अब तक जो गलतियां हो गई वो हो गई, उन पे अब अपना दिमाग मत खराब करो कि मैंने ये गलतियां कर दी, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैं गलत राह में भटक गया था, या फिर मेरे से ये पाप हो गए। जो होना था वो हो गया। अब जो बचा हुआ समय है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। अगले 3.5 महीने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करना, टेस्ट अटेंड करना, होमवर्क करना, बोर्ड्स और जेई दोनों को साथ में ले लेके चलना, ये आपको करना है। बोर्ड्स के लिए ज्यादा लोड मत लेना, स्मार्टली इस चीज को हैंडल करो। कैसे हैंडल करना वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा स्कूल के दौरान में ही स्कूल की तैयारी कर लो, बीच बीच में जब जब टाइम मिले, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है एक बार ऊपर से
उस चैप्टर के बोर्ड से रिलेटेड पीवाईक्यू देख लो, खत्म हो गया। ज्यादा अभी उसमें ओवर टाइम इन्वेस्ट मत करके अपने प्रिपरेशन को सफर मत करने देना। कैसे भी करके आपका पहला टारगेट अभी ये है कि जेई मेंस का जनवरी वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से निकालना है। अप्रैल अटेम्प्ट के भरोसे मत रहना, क्योंकि उसमें समय कम रहता है और फिर बोर्ड्स बीच में आ जाता है तो हमारा टाइम डेविएट हो जाता है। हमारा पहला ही हिट जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ज्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल आता है। इसलिए आप सबका पहला टारगेट जनवरी अटेम्प्ट ही होना चाहिए, उसमें ठीक ठाक नंबर पे भी अच्छा खासा परसेंटाइल मिल जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? बाकी मैंने आपको Yes, जो भी yes, इंपॉर्टेंट चीज yes, बताई है yes. उनका ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी है, टेस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए वो भी बता दिया मैंने आपको, टेस्ट ईमानदारी से आपको देना है। और बीच बीच में हो सके तो स्कूल की छुट्टी मारते रहो, जब जब भी पॉसिबल हो पाए बोल देना बीमार वगैरह पड़ गए। अगर आपकी अटेंडेंस ऑलरेडी 80-85% पहुंच गई है तो फिर ज्यादा वो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा इस चीज को अपने, अब देखो आप अलग अलग स्कूल का अलग अलग होता है, मैं इसलिए जनरलाइज बता नहीं रहा हूँ, आप समझदार हो, खुद से हम हैंडल चीज कर लेना। क्लियर है? यस सर। पता चला आप मेरा स्कूल में जाके बोल के हमारे सर ने कहा छुट्टी मारने को, वो मेरे घर आ गए। ठीक है, चलो। हाँ, और बोलो, और किसी को कोई दुख सर मुझे दुविधा एक हो, बात कोई पूछनी थी सर। डाउट रह गया हो तो पूछ लो। सर सर जैसे सर मेरा एससी का सर्टिफिकेट बनना हुआ है तो सर सर्टिफिकेट नया बनना होना चाहिए या पहले बना हुआ चल जाएगा? अरे आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है, आप चैट बॉक्स में लिख दोगे या फिर आवाज मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। आवाज आपकी कुछ कट पिट के आई, या फिर किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई और पूछ लो। सर वो सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे कि उनका बना हुआ है और हाँ देखो, समथिंग। जिसको भी सर्टिफिकेट रिलेटेड डाउट है तो किसी दिन संडे को या छुट्टी को होगा तो मैं अवंती की टीम में किसी से बोल के आपके लिए सेशन रखवा दूंगा। लेकिन तब तक अगर आपका कैटेगरी वाले हो तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब रेडी रखो। और मैं मोस्ट प्रोबेबली, मुझे एक बार वो मैसेज याद करके दिला देना, ये जो भी आपका सर्टिफिकेट रिलेटेड डाउट है, कैसे सर्टिफिकेट बनाना क्या नहीं करना, उसके लिए अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक सेशन रखवा दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, और आज अपन ने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड, प्लानर से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई और डाउट किसी का रह गया तो पूछ सकता है। फायदा, आज के सेशन में कुछ फायदा हुआ अटेंड करके कि नहीं? यस बहुत फायदा हुआ सर। बहुत फायदा हुआ सर। देखो आप भी भरोसा रखना हम पे, मैंने प्लान बना दिया, और जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं आपको पूरे सारे 11 के टॉपिक का रिवीजन और जो 12th में ऑलरेडी हो चुके उनका रिवीजन और क्वेश्चन के लिए कलेक्शन वो अभी से मैंने स्टार्ट करवा दिया है, ताकि आपका क्वेश्चन का कलेक्शन बनता रहे और वो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हाई वेटेज क्वेश्चन ही आपको कराए जाएंगे, ताकि आपका काम निकल जाए। क्या कि कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है, वो पूरी स्ट्रेटेजी हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर चैट बॉक्स में देख लो, बच्चे डाउट पूछ। चैट बॉक्स में देख लेता हूँ, ठीक है। सर जैसे हमारा 11th का रिवीजन बाद में होगा, मिड हाँ। नवंबर के बाद से, हाँ उसके बाद ही मतलब दिसंबर में होता रहेगा वही, और दिसंबर में हमारे जो है प्री बोर्ड चलेंगे, तो मतलब उस टाइम 12th का तो होगा ही नहीं, तो प्री बोर्ड पे हाँ। ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। नहीं देखो, वही मैं चीज समझा रहा था, आप जब आपका स्कूल में प्री बोर्ड होगा उसके पहले ऑलरेडी मैं 12th पढ़ा चुका हूँ, तो 12th अगर मैंने पढ़ा दिया है आपको, मैंने मान लो प्रोबेबिलिटी करा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन करा दिया, उसके बाद आप प्री बोर्ड तो दे पाओगे ना मैथ्स का। तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने नवंबर में खत्म किया आप Yes. दिसंबर में भूल जाओगे, राइट? तो आपको उस टाइम को मैनेज करना है, आपको अपनी प्री बोर्ड भी देनी है और इधर 11th की क्लासेस भी करनी है। तो आप सोचो मैं कब करूंगा? अगर मान लो मैंने अभी 11th करवा दिया, पीछे के भरोसे रह गया तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आप प्री बोर्ड में बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आप छुट्टी मारो, आप क्लासेस अटेंड ना कर पाओ, तो एटलीस्ट आप 11 का टॉपिक है तो किसी दिन रिकॉर्डिंग करके अटेंड कर लोगे। किसी दिन मान लो आपका पेपर हुआ, किसी और बच्चे का पेपर नहीं हुआ, क्लास हुई, तो उसमें मैनेज करना हुआ। इसलिए पहला टारगेट हमारा यही है कि 12th कंप्लीट हो जाए, ताकि आपकी प्री बोर्ड की भी तैयारी तब तक हो जानी चाहिए, ठीक है? तो जिस दिन आपकी प्री बोर्ड भी रहेगी तो उसी को आपको मैनेज करना है। 12th का सिलेबस अगर हो जाएगा तो प्री बोर्ड भी आपको फिर वैसे ही दे देनी है, और आपका 11th की क्लासेस आपको अटेंड करना ही। हाँ बोलो, और क्या दिक्कत है? देखो एग्जाम रिलेटेड अभी, हाँ और क्या, एक बार अनम्यूट करके पूछ लो आप। स्पेस साइंस का, हाँ देखो वो जो एग्जाम रिलेटेड डाउट है ना, और भी बहुत सारे जो करियर ऑप्शन होते हैं, करियर ऑप्शन के लिए पूरा एक सेशन अलग रखेंगे अपन।
ठीक है, उसके लिए कम से कम मुझे 2 घंटे का सेशन रखेंगे हम, और मैं क्या, मेरे साथ में 2-3 लोग और भी मैं उनको बुलाऊंगा जो आपको हर डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। स्पेस साइंस हो गया, एनडीए हो गया, और भी जो अलग अलग तरह के करियर होते हैं उसमें कौन से एग्जाम देनी रहती है, उसके लिए हम सेशन जरूर रखेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको तैयारी इस चीज की करते रहना है, क्योंकि लगभग सब एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आना ही है। चलो। सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट पहले ही बना हुआ है तो सर के रिन्यू करवाना हाँ पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, रिन्यू करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओके। ठीक है। सर मैंने इसी ईयर बनवाया है। हाँ, फिर भी पूछ लेना एक बार, या तो फिर जो जेई की जो वेबसाइट है उसमें क्या कहते हैं, अगर देखो रिन्यू हो जाता है तो अच्छी बात, फायदा ही मंदी है। और एक बार आप वेबसाइट पे देख के उसके डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, अगर किसी दिन टाइम और प्रीवियस उसमें दिखा देगा कि किस ईयर का सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। लेकिन अगर आपका रिन्यू हो सर जाता तो अच्छी बात है। सर जनरल ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो तो सर मतलब जब एडमिशन लेने जाओ उससे 6 महीने कम, मतलब लेटेस्ट 6 महीने तक की हाँ, वैलिड। वो पुराना भी चाहिए रहता है, और जैसे मान लो जनवरी का बना हुआ चाहिए रहता है। हाँ, जनवरी 2024 हाँ का या सर। फिर उसके पहले। हाँ। मैं सर अप्रैल के बाद बनता है, फाइनेंशियल ईयर में बनता है डब्ल्यूएस। हाँ, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखना, पुराना भी और लेटेस्ट भी, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले बनवाना। सर आर्मी कोटा आता है किसी? हाँ, इसमें कोटा बहुत सारे होते हैं, सारे कोटा के बारे में डिटेल मुझे पता नहीं है। आपको वो जो ब्राउचर आएगा, अभी नवंबर में ब्राउचर शेयर करूंगा जेई मेंस का, उसमें सारी डिटेल देगी कौन कौन सा कोटा वर्क करता है। अभी नवंबर में शेयर सर करूंगा जैसे तो अभी जिन बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं है वो अभी बनवाएंगे तो चलेगा, हाँ चलेगा अगर चलेगा। अक्टूबर में बनवा लेते हैं? हाँ चलेगा चलेगा, बनवा लो, अगर बन पाता है तो बनवा लो। सर ओके सर। ओबीसी भी रिन्यू करानी पड़ती है? कास्ट का आइडिया है नहीं मुझे, उसमें आपको एक बार अपने घर पे ही बात करना, इसमें रिन्यूएशन का कुछ प्रोसेस होता है क्या, किसी को आइडिया है क्या? ओके सर। नहीं सर, नहीं करवाने पड़ते। जो आय प्रमाण पत्र होता है वही करवाने पड़ते हैं हर साल। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, कल से क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चालू हो जाएगी। ये जो प्लानर है इसको अभी मुझे अपडेट और करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत और अपडेट करना है, तो आपको मैं शेयर कर दूंगा टाइमली। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लानर आपके क्लास में, रेगुलर क्लासेस में अपने अपने टीचर्स आपके डिस्कस कर देंगे कैसे उनकी स्ट्रेटेजी होगी। मैथ्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और भी कोई प्रॉब्लम आए, और भी कोई सपोर्ट आपको चाहिए हो, तो आप अपने स्टूडेंट मैनेजर से या फिर मुझे अलग से मैसेज कर देना कि सर हमें इस सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि एक बच्चे ने आज बोला था शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में सारे शॉर्ट नोट इकट्ठे करके आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट में अपडेट कर दूं। ठीक है, चलो। यस सर, प्लीज कर 11th को भी देना। अपडेट कर थैंक देना। यू सर, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू गाइडिंग। सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। ऑल थैंक यू थैंक सर। यू सर, ऑल द थैंक यू बेस्ट सो स्टूडेंट्स, मच ऑल द बेस्ट, सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। हेलो। हेलो।
यस सक्षम एंड साक्षी। बेटा आप लोगों ने लीव क्यों नहीं किया अभी तक? साक्षी